नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। क्या मेरी वॉइस और वीडियो ठीक है? आपको ठीक क्लियर सब आ रहा है दोस्तों? एक बार सब लोग बताइएगा, सबको मैं ठीक से दिख रहा हूँ और वॉइस मेरी ठीक आ रही है। चलिए चलिए, तो अगर सब क्लियर है तो हम शुरू करते हैं। आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो लेक्चर रहेगा भारत और पड़ोसी देशों के साथ संबंध। यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं सभी नेबर कंट्रीज को। आज हम अफगानिस्तान की शुरुआत करेंगे, फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान ऐसे ही चलेंगे, अफगानिस्तान पाकिस्तान चीन नेपाल भूटान, फिर आपका बांग्लादेश श्रीलंका मालदीव, इस तरह से हम लोग चलेंगे। लंबा समय भी लगेगा और प्रश्न काफी पूछे भी जाते हैं। बहुत सारे इश्यूज भी हैं, बहुत सारे मुद्दे भी हैं जिन पे हमको डिस्कस करना है, लेकिन एक बेसिक समझ बनने के बाद ही ये सब टॉपिक हमको क्या है समझ में आने वाले होते हैं, हमको अच्छे से समझ में आते हैं। लेकिन आज पहले हम एक ओवरऑल, जैसे हमने एक पूरा ओवरऑल वर्ल्ड के सिनेरियो को समझा, फिर हमने पूरा ओवरऑल इंडियन फॉरेन पॉलिसी को देखा कि किस तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी आती गई जाती रही, क्या क्या चैलेंजेस उसके सामने रहे, सब चीजों को हमने जाना। वर्तमान में क्या चैलेंजेस हैं वो भी हमने देखा, सक्सेस क्या रही और क्या किया जाना चाहिए वो भी हमने सब जाना। तो उसी तरह से हम एक बार साउथ एशिया यानी कि जो दक्षिण एशिया है इसके पूरे एक ओवरव्यू को देखेंगे, किसका पूरा एक व्यू क्या है, ओवरव्यू को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आज पूरा हम साउथ एशिया का एक ओवरव्यू देखेंगे, यानी कि पूरा हम दक्षिण एशिया की बात करेंगे। उससे पहले एक बात कि जो पुस्तक थी वो आपके लिए आज पब्लिश होने के लिए चली गई है, तो आई थिंक 2 या 3 दिन में वो आ जाएगी, तो वो भी आपको मिल जाएगी। नोट्स अब आपको लगातार मिल ही रहे हैं। मैंने देखा था कि आज मैंने खुद देखा था कि जहां लेक्चर डले हुए हैं उसके जस्ट बराबर में पीपीटी भी पड़ी हुई है। यहाँ बोर्ड पर जो मेरे हैंड रिटन में मैं लिखता हूँ करता हूँ वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसका भी कोई इश्यू नहीं है, वो भी उसी के साथ लेक्चर के साथ ही लग जाएगा, तो कोई तनाव लेने की बात अब है नहीं, ठीक है ना। तो ये बात। दूसरी बात, मेरे मन में ख्याल ये भी आया है क्योंकि आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। हालांकि आज से तो मैं अफगानिस्तान के जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो जो हम बायलैटरल रिलेशंस को देखेंगे, द्विपक्षीय संबंधों को देखेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस भी हाथों हाथ दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, तो वो भी हम लोग हाथों हाथ डिस्कस करेंगे और मैं आपको कहूंगा कि आप उसको कीजिएगा, लिखिएगा। तो मैंने ये प्लान ये किया था कि एक हम जूम सेशन किया करेंगे, तो सैटरडे को कोशिश करूंगा या संडे को हम एक जूम सेशन रखेंगे जिसमें आप सब लोग जुड़ जाएंगे। तो जो भी आपके क्वेश्चन और क्वेरी होंगे तो उनको हम लोग रूबरू क्या करके बात करके सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कई बच्चों को मुझे पता चलता है कि भाई लिखने में इश्यू होता है, कुछ कहना चाहते हैं मैं समझ नहीं पाता हूं, तो वो एक जूम सेशन हम लोग कर लेंगे कि जो भी आपके डाउट्स होंगे उन डाउट्स को जूम सेशन के थ्रू हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज भारत और पड़ोसी देशों की बात, यानी कि इंडिया के साथ नेबर कंट्रीज के साथ रिलेशंस की जब हम बात करते हैं तो उन रिलेशंस को हम देखेंगे कि किस प्रकार के संबंध भारत के पड़ोसी देशों के साथ में रहे और भारत नेबर कंट्रीज के साथ लेकर चला। चलिए दोस्तों, मैंने आपको कल भी कहा था कि हमें अगर किसी भी देश की, कोई भी कंट्री हो, किसी भी देश की विदेश नीति को चेक करना है, फॉरेन पॉलिसी को चेक करना है कि वो फॉरेन पॉलिसी कैसी है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, उसकी मतलब क्षमता कैसी है, वो कितना अच्छा काम करती है, कितनी अच्छी है। तो कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कहा जाता है कि ये देख लीजिए कि उसके पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध है। अगर कोई देश अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बना लेता है तो हम कहेंगे कि उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, वो लाजवाब है, शानदार है। अगर मैं भारत की विदेश नीति को पड़ोसियों के अकॉर्डिंग, यानी कि जो नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ हम क्या करें, उसको एक अंकों के अंदर, यानी कि एक जैसा होता है ना कि आपके मार्क्स मिलते हैं कि अगर 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी को चेक करना है तो कितने मार्क्स देंगे, कितने अंक देंगे।
तो मैं 100 में से 50 मार्क्स देने की बात कहूंगा कि करीब 50 अंक जो है भारत को दिए जा सकते हैं पड़ोसियों के साथ बेटर रिलेशंस बनाने के लिए। क्यों? अगर हम भारत के नेबर कंट्रीज को देखते हैं तो आप देखिए, अफगानिस्तान का थोड़ा सीमा टच होता है, लेकिन वो आज पाकिस्तान के कब्जे में है। लेकिन कुल मिला के अफगानिस्तान से हमारे संबंध अप डाउन के साथ भी एक सामान्य संबंध हमेशा रहे हैं। कई बार चढ़ाव देखने को मिला, कई बार गिरावट, लेकिन हमेशा सामान्य संबंध आपको देखने को मिले, जैसे कि वर्तमान में हम कह सकते हैं एक सामान्य से संबंध है अफगानिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ संबंध बड़े खराब हैं। पाकिस्तान के साथ तो संबंधों में कहीं भी किसी तरह का कोई सुधार होने की संभावना दिखती भी नहीं है और किसी मुद्दे पर एक होते दिखते भी नहीं है। चीन तो हालांकि कुछ मुद्दों पर हमको दिखता है कि भारत और चीन के बीच में आर्थिक मुद्दे हैं और भी मुद्दे हैं जहां पर आपको काफी नजदीक भारत और चीन दिखाई देंगे, लेकिन कुल मिला के पाकिस्तान और चीन शत्रु जैसा व्यवहार भारत के साथ करते हैं। भारत कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान को साधने में असफल रहा है। लेकिन वही हम बात करते हैं भूटान और मालदीव की, तो दो कंट्री के साथ ऐसे संबंध हैं कि हम कुछ कहें तो भूटान के मुंह से वही निकलता है कि जो तुमने कहा। अगर हम दिन को रात कहें तो भूटान में कहता है यस दैट इज नाइट, ये रात है। यही बात आज मालदीव की है, हम कहेंगे रात है तो मालदीव के हाँ जी रात ही है। लेकिन कुछ विरोधाभास, कुछ क्वेश्चन मार्क किसके संदर्भ में है? नेपाल के साथ में है। फ्लैक्चुएशन से रिलेशंस रहते हैं और बहुत ज्यादा लंबे नहीं, जैसे आपके चीन के 62 के बाद से खराब हुए हैं, पाकिस्तान के 47 से खराब है, लेकिन नेपाल के साथ आपके उतार चढ़ाव वाले संबंध रहते हैं। यही स्थिति आपको किसकी? बांग्लादेश की देखने को मिलती है। खालिदा जिया, वहां पर एक पार्टी है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो हमेशा एंटी इंडिया बात करती है, लेकिन जो अवामी लीग है वो प्रो इंडिया, शेख हसीना वाली पार्टी वो प्रो इंडिया है। तो बांग्लादेश के साथ भी नॉट बैड, ओके। हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत ही बैड रिलेशन है, बेटर रिलेशन है, लेकिन गुड है, ओके है। यही स्थिति किसके साथ है? श्रीलंका के साथ है। हम श्रीलंका के साथ भी ये नहीं कह सकते कि बहुत ही बेटर रिलेशन है। अगर बेटर रिलेशन होते तो चीन हम टोटा पोट ना ले पाता। तो हम देखें कि दो देशों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध, दो देशों के साथ नेचुरल अलाइज संबंध, अन्य देशों के साथ सामान्य से संबंध, तो इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि हम 100 में से 50 मार्क्स इंडियन फॉरेन पॉलिसी को देंगे। गेट माय पॉइंट? दोस्तों, मैं एक बात अपील करूंगा कि आंसर लिखने में थोड़ा इसी तरह का अगर आप प्रयोग करेंगे, शब्दावली का प्रयोग करेंगे, इसी तरह से आप लिखेंगे कि 100 में से 50 मार्क्स हम देंगे, तो ये थोड़ा सा आपके आंसर को क्या करेगा? औरों से डिफरेंट करेगा। यकीन मानिएगा, आपको किसी पुस्तक के अंदर, मेरी पुस्तक की बात छोड़ दीजिए, किसी पुस्तक के अंदर अब मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, वहां पर इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग आपको कदाचित भी नहीं मिलेगा जिस प्रकार का मैं आपको बताऊं। तो इस तरह का थोड़ा प्रयोग करेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और एग्जामिनर इस बात से प्रभावित होता है कि हम बच्चा जो है इसको बहुत आत्मसात किया है विषय को और उसी के अकॉर्डिंग क्या लिखने का प्रयास कर रहा है। आपको थोड़ा सा जिक्र करना है हमेशा, हालांकि मैं पॉलिटिकल साइंस नहीं का लेक्चर नहीं ले रहा हूं। पॉलिटिकल साइंस में इसी आईआर में हम थोड़ा सा थिंकर्स का नाम ज्यादा लेते हैं, लेकिन कुछ एक थिंकर ऐसे हैं जिनको हमेशा जनरल स्टडीज में भी, सामान्य अध्ययन में भी नाम लिया जाना चाहिए। जैसे हम चाणक्य की बात करेंगे, भारत के प्रथम पॉलिटिकल साइंटिस्ट को कहा जाता है कि प्रथम क्या था, राजनीतिक विज्ञान के जनक कह लीजिए, प्रथम राजनीतिक विचारक कह लीजिए, उनको यह कहा जाता है कि प्रथम क्या है, भारतीय थिंकर थे जो पॉलिटिकल थिंकर थे। तो चाणक्य एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहा करते थे कि पड़ोसी आपके स्वाभाविक शत्रु होते हैं और स्वाभाविक मित्र भी हो सकते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी चुनौती होती है किसी भी देश की विदेश नीति के सामने उस स्वाभाविक शत्रु को स्वाभाविक मित्र में चेंज करना, यानी जो नेचुरल एनिमी आपका बना हुआ है। और ये आप अपने आस पड़ोस में देख सकते हैं, अपने नेबर में देख सकते हैं कि अगर आपके घर में गाड़ी आती है तो किसी और को तनाव हो या ना हो, आपके पड़ोसी को जरूर होता है। जब आपका पीसीएस में सिलेक्शन हो जाएगा तो कुछ पड़ोसी तो होंगे आपके सिलेक्शन में खुश होंगे, लेकिन कुछ होंगे जो मन मार के बैठ जाएंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि आपके नेबर कंट्री को क्या करना है, नेबर कंट्री को आपको एक जो आपका दुश्मन है, शत्रु की तरह व्यवहार करता है, उसको क्या करना है, मित्रता में चेंज करना है, एक मित्र की तरह बनाना है।
और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर कोई देश ऐसा कर पाता है, कर लेता है, तो मैं क्या कहूंगा, हम क्या कहेंगे कि उसकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी दमदार है, उसकी डिप्लोमेटिक जो पूरी पॉलिसीज हैं, पूरी डिप्लोमेसी जो है बहुत ही शानदार है। कई बार मुझसे अभ्यर्थी पूछते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर चीन को लेकर आपको क्या लगता है। मुझे क्या लगता है चीन को लेकर कि चीन के जो सपने केवल भारत से टकराने के नहीं है। चीन केवल भारत से इसलिए टकराता है क्योंकि चीन को लगता है कि भारत जो है अमेरिका को साथ में लेकर मेरे मिशन को रोकने का प्रयास करता है। चीन हमेशा सोचता है कि इंडिया इज ए कैप्टन ऑफ द अमेरिका। तो अगर इंडिया चीन को यह बात समझा दे कि भाई मैं कैप्टन कुछ नहीं, मेरा कोई सुपर पावर बनने का कॉन्सेप्ट नहीं है, चीन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। चीन कहता है कि नहीं, तुम भले ही कुछ भी कहते हो, तुम हमें काउंटर करोगे, हमारे सब पिछड़ग्गू बनते हैं। क्योंकि चीन के बहुत सारे थिंकर ने, मैं कई पॉलिटिकल थिंकर्स का चीन का नाम लूं तो वो कहते थे कि भारत की जो कल्चर है, संस्कृति जो है, वो हमेशा हमसे क्या रही है, हाई रही है। यानी कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो हमेशा क्या है, चीन से आगे रही है। और करीब आप देखें 1000 सेंचुरी तक तो चीन से ज्यादा ही, मतलब हमारी कल्चर भी, हमारी हर चीज क्या थी, चीन से ज्यादा थी। वर्तमान में देखें तो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है, जैसे इंटरनेशनल योगा डे हमने बनाया, यूएनओ इसको क्या करता है, सेलिब्रेट करता है। वर्ल्ड में आप देखेंगे तो इंडिया की बात को बहुत देखा जाता है, इंडिया की आइडियोलॉजी को, योगा हो, अध्यात्म हो, थ्योरी हो, गांधी का नाम कितना आता है, थिंकर्स का, चाणक्य का नाम कितना आता है, सब कहेंगे कि हमारे जो फिलोसफी उसका नाम बहुत ज्यादा आता है। हमारी हॉलीवुड के बाद कोई मूवी चलती है तो दुनिया बॉलीवुड मूवी देखती है। वो अलग बात है कि इंडिया में नहीं चल रही है, वो बात अलग है, लेकिन खूब लोग देखते हैं। हमारा डायस्पोरा तो आज भी चीज इस बात को मानता है कि सॉफ्ट पावर में इंडिया हमसे आगे है, हार्ड पावर में हम आगे हैं। लेकिन जैसे इंडिया हार्ड पावर में आगे आ जाएगा तो हमको मारेगा इंडिया पकड़ के। तो चीन को, तो मेरा मानना यह है कि अगर चीन को हम इस बात को समझाने में समर्थ हों, या चीन को हम समझा ले जाएं कि भैया हमारा तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, ये सदी जो है एशिया की होनी चाहिए, मिलकर दुनिया में राज करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, तुम पूरी दुनिया पे रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी बातों को करेंगे, तुम्हारा मस्त रहो, तुम सुपर पावर बने रहो। तो चीन को भी भारत को साधने की जरूरत है। और हमेशा भारत इस बात को बोलता है कि भारत ने हमेशा अपने से छोटे देशों के साथ हमेशा क्या दी है, उदारता दिखाई है। चाहे आप श्रीलंका की बात करो, कच्चा तीवू आइलैंड हमने श्रीलंका को दिया। हम चाहे बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश को हमने लैंड का भी दिया। हमने, आपको जानते होंगे, जो 3 बीघा कॉरिडोर को लेकर मैं बात करूंगा, जब 2015 में जो समझौता हुआ था, इसमें 161-162 जो निकले हुए थे, जिसमें 111 यानी कि 111 111 जो निकले हुए, वो किसको मिले, बांग्लादेश को मिले। 51 केवल हमको मिले, हम उस पर ही पर्सन है। तो भारत हमेशा अपने से छोटे देश के लिए लिबरल रहा है, लेकिन हम चीन के साथ लिबरल होने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि चीन के मुकाबले हमारा साइज, हमारी इकोनॉमी, हर चीज कम है। तो चीन के साथ हम लिबरल कैसे हो जाए? हम कैसे कहते हैं कि तुम ले लो अरुणाचल प्रदेश, तुम दे दो हमको तिब्बत। मैंने कहा तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में गिव एंड टेक का रिलेशन है। अब चीन के जिस प्रकार के क्लेम है, चीन तो उत्तराखंड में भी क्लेम करता है कि उत्तराखंड के भी 6 हिस्सों पे क्लेम हो उसका, कि उत्तराखंड के 6 हिस्से भी क्या है, हमारे हैं। तो बात यह है कि अगर चीन को भी विश्व में अपनी डुगडुगी बजानी है और विश्व में अपने आप को चमकाना है, तो उसको भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे। यह बात भारत तो समझता है, लेकिन चीन इस बात को समझने को भी तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है, मेरा अपना पर्सनल व्यू है, आने वाले समय में अगर चीन चाहता है कि वो सुपर पावर बने, तो भारत के साथ तनाव लेकर, टेंशन लेकर वो उस प्रकार के कॉन्सेप्ट को पा ही नहीं पाएगा। क्योंकि भारत लगातार क्या करेगा, उसके रास्ते में कांटे बिछाता रहेगा। तो सिंपल सी बात है। तो जिस प्रकार हमें साधना है, मैंने कल भी कहा था, हर देश की, हर राज्य की, हर राष्ट्र की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। जैसे हम सुपर पावर बनना ही चाहते हैं, हम दादागिरी करना नहीं चाहते, हम तो विश्वगुरु बनना चाहते हैं। पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान कुछ नहीं, बस क्या चाहता है कि कश्मीर चाहता है, उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। चीन की अपनी महत्व, चीन चाहता है कि अमेरिका को बीट करके मैं सबसे ऊपर सुपर पावर बन जाऊं। तो हर कंट्री की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। चीन को हमारी आवश्यकता है, हमें चीन की आवश्यकता है, क्योंकि भारत के कॉन्सेप्ट कुछ और है। तो यही मैं कह रहा हूं कि हर राष्ट्र की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं।
बांग्लादेश को साधना, बांग्लादेश का लिबरल होना, ये हमारी जरूरत है। हालांकि बांग्लादेश को भी हमारी जरूरत है, लेकिन हमारी भी जरूरत बांग्लादेश से ज्यादा है। पाकिस्तान कुछ भी कर ले तो हमें बड़ा होने का, उदार होने का, क्योंकि हम जानते हैं कि आतंकवाद की वजह से कितना पैसा हमारा क्या होता है, इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने में खर्च हो जाता है। अगर पाकिस्तान भी हमारे साथ में आग उगलना बंद कर दे, शांतिपूर्ण तरीके से रहना बंद कर दे, रहना शुरू कर दे, प्रॉक्सी वॉर बंद कर दे, तो क्या होगा, हमारा कितना फंड्स बच जाएगा। तो कहने की बात यह है कि नेबर कंट्रीज के साथ हमको भी पहल करनी पड़ेगी ताकि हमारे संबंध क्या हो, बेटर हो। तो मैंने ये कहा कि ये आपको साधना होगा, बेटर करना होगा। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होती है कि शत्रु पड़ोसी को अलग अलग कैसे साधन, किस प्रकार से हम उसको करें। भारत की अगर हम वर्तमान की आवश्यकताओं की बात करें या भारत की आज वर्तमान की आकांक्षा क्या है, हम उसकी बात करें। भारत चाहता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम परमानेंट मेंबर बने। जब भारत के इस प्रकार के क्लेम है, एनएसजी का मेंबर बने, तो अगर हमारे नेबर कंट्रीज के साथ बेटर रिलेशंस नहीं होते हैं तो वर्ल्ड कम्युनिटी को हम कैसे समझा पाएंगे कि हम वर्ल्ड को लीडरशिप दे सकते हैं। पाकिस्तान का इंडिया के अगेंस्ट प्रॉक्सी वॉर प्रारंभ करने का जो मेन मकसद ये था, ये दिखाना कि इंडिया जो है वर्ल्ड की लीडरशिप के लिए तैयार ही नहीं है। रीजन, क्योंकि इंडिया जो है वो अंदरूनी समस्याओं से ग्रसित है। यही बात अमेरिका चीन के अगेंस्ट चलाता है। ठीक है, चीन को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना दिया गया, उसकी वजह कुछ और थी। पहले आपको पता होगा ताइवान था, फिर बाद में आपका चीन बना है। वजह कुछ और थी कि एशिया का किसी न किसी को रखना था। और वो भी आप जानते होंगे कि अमेरिका ने इंडिया को ऑफर दिया था। वो एक कहानी अलग, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एशिया से किसी को रिप्रेजेंटेटिव बनाना था। लेकिन आज अगर बात करें P5 कंट्री में तो चीन आ गया, लेकिन क्या चीन की लीडरशिप को दुनिया मानने को तैयार है? नहीं तैयार है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि चीन जिस प्रकार अपने यहां पर इंटरनल क्या करता है, प्रेशराइज करता है लोगों को, ह्यूमन राइट्स का वायलेंस करता है, तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को अंतरराष्ट्रीय दुनिया मानती नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत क्या कहता है कि भाई जो अपने यहां के लोगों को ही ह्यूमन राइट्स नहीं दे रहा है, उनको अपने धर्म के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं दे रहा है, चाहे वो उइगर मुस्लिम की बात करें, चाहे वो हांगकांग की बात करें, चाहे वो मकाओ की बात करें, चाहे आप अभी सुन रहे होंगे कि कई जगह वहां प्रदर्शन हो रहे हैं, लॉकडाउन लगा दिया, उतना सख्त लॉकडाउन कि लोग पुलिस के सामने क्या हो गया, फाइट हो रहे हैं। ये चीन में ऐसा दिखना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं तो चीन में अगर कभी एक बार आंदोलन हुआ था जब स्टूडेंट्स ने किया था, तो उनके ऊपर गोलियां चलवा के वहां पर उनको टैंक चलवा दिए गए थे उनके बच्चों के ऊपर। तो जो कंट्री डेमोक्रेसी जिसके यहां पर नहीं है, वन पार्टी सिस्टम है, जस्ट लाइक डिक्टेटरशिप की तरह शासन करता है, तो अगर दुनिया में वो लीडर बन जाएगा तो लीडर बनने के बाद क्या होगा? लीडर बनने के बाद वो क्या करेगा? वो उसी प्रकार की चीजों को पूरी दुनिया पर लागू करेगा, पूरी दुनिया पर क्या करेगा? इन्फोर्स करेगा। अब आप देखिए, म्यांमार में देखिए, नेपाल में देखिए, जहां जहां चीन ने अपना समर्थन दिया, चीन अपना सपोर्ट करता है, तो वहां की सरकारों में चीन के प्रति क्या होते हैं? चीन वाले ही गुण डेवलप हो जाते हैं, वो भी वहीं पर उसी प्रकार के डिक्टेटरशिप दिखाने लगते हैं। अमेरिका की लीडरशिप को मैंने कहा था कि 90 में जब आपका यूएसएसआर क्लैप्स हो गया और अमेरिका अब क्या क्या बनता, सुपर पावर बनता है, तो वर्ल्ड ने अमेरिका की लीडरशिप को स्वीकार किया और कुछ ने जबरदस्ती स्वीकार किया। चीन की स्थिति यह कि अगर चीन के अलाई कंट्रीज को छोड़ दें मजबूरी में, जो चीन के संगठन से लोग जुड़े हैं, चीन से जुड़े हैं, वो मजबूरी से जुड़े हैं। आप देखिए रशिया क्या चीन के साथ खुशी खुशी जुड़ा है? आपको बड़ा आश्चर्य होगा, जो व्लादिवोस्तोक है, मैं आपको बताऊंगा जब चीन पढ़ाऊंगा, तो चीन की जो पीपल्स आर्मी है, पीपल्स आर्मी ने रशिया के व्लादिवोस्तोक पर भी अपना दावा ठोक रखा है और लिख रखा है। उन्होंने पूरा अपना 10 साल 20 साल की बना रखी है कि 20 साल में हमारी जो पीपल्स आर्मी है उसके टारगेट क्या होंगे, उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैंने निकाला हुआ है, कट दिखाऊंगा आपको, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है मैंने। उसमें डाला हुआ है कि 2050 तक हम रशिया के व्लादिवोस्तोक पर भी क्या कर लेंगे, अपना कब्जा कर लेंगे। आप सोचिए कि रशिया ये बात तो जानता है, जब वो ओपनली अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है पीपल्स आर्मी ने, तो इसका मतलब रशिया जान रहा है इस बात को कि कल को हमारे साथ भी तनाव होगा। आज रशिया इसलिए खड़ा है क्योंकि उसको अमेरिका काउंटर करना है। गेट माई पॉइंट? और यही चलते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध, दिखने में जितने सरल दिखते हैं लेकिन उतने उलझे हुए भी दिखते हैं। और यहां पर बड़ा एकदम बहुत सावधानी से अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बैलेंस करके लेकर चलना पड़ता है। तो रशिया इस बात को जानता है, समझता है।
तो चीन के साथ जो अलाई कंट्री पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान तो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि उसको भारत को काउंटर करना है। और क्या वजह हो सकती है? और कोई वजह ही नहीं है। देखिए पाकिस्तान तो इतना पगलैट, मतलब उसको कई बार तो, सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा, टंग स्लिप हो गई, मतलब इतनी बुद्धिहीनता की कार्य करता है, पगलैट बोलने वाला था मैं, क्षमा चाहूंगा। तो बुद्धिहीनता के कार्य करता है कि सी पैक उसने केवल भारत के काउंटर करने के लिए, भारत को परेशान करने के लिए कि तुम पीओके से लेकर आओ। मतलब इतनी हद देखिए, बलूचिस्तान के लोग मानने को तैयार नहीं है कि सी पैक यहां से आए, लेकिन चीन, पाकिस्तान जबरदस्ती की नहीं, चीन का सी पैक आगे रहेगा। जब तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारे यहां के लोग इसको मानने को तैयार नहीं है, तो क्यों जबरदस्ती चीन का सी पैक तुम्हें लेके जाना है, बनाना ही बनाना है? वो देखिए बलूचिस्तान के लोग ही चीन का विरोध कर रहे हैं, उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, उसके इंजीनियर्स को मार रहे हैं, जहां वो होटल रुकते हैं उनको होटल को मार देते हैं, बस जा रही होती है, बस के ऊपर अटैक बलूचिस्तान की बीएलए करती है। तो ये क्या कहेंगे? पाकिस्तान को पागल ही तो कहेंगे कि समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या करना है। मतलब विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि हम अपना ही नुकसान करने में लगे पड़े हैं। तो ये स्थिति इन कंट्रीज की बनी हुई है दोस्तों। तो मैंने कहा कि जो यूएनएससी में भारत का जो क्लेम है वो भारत के लिए राष्ट्रीय शिष्टाचार का, कम्युनिटी ऑफ द नेशन का विषय है, यानी कि ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम अपने नेबर, मतलब अपने नेबर कंट्रीज के साथ बेटर रिलेशन नहीं बना पाएंगे, तो हम जो भी आपके, जितनी भी आपके कंट्रीज हैं, तो हम अपनी मेंबरशिप की लेजिटिमेसी को कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि हाँ हम वैध व्यक्ति हैं, क्योंकि हमने अपने पड़ोसियों के साथ लीडरशिप दिखाई और लीडरशिप चलाकर उनके साथ अच्छे संबंध बनाए। तो दुनिया में अगर हमको क्या मिलती है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को मेंबरशिप मिलती है, भारत को लीडर बनाया जाता है, तो भारत विश्व की शांति के लिए कहां मरेगा भाई? यूएन का तो एक ही तो मोटिव है, यूएनओ का सिर्फ एक ही तो मोटिव है, विश्व में शांति बनी रहे, इसलिए यूएनओ बना है। और P5 कंट्रीज क्या बोलते हैं कि हमको जो ये वीटो पावर मिली है, दैट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हें तो लगता है पावर, ये P5 कंट्रीज क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि आपको लगता है पावर, लेकिन ये पावर नहीं है, दैट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये उत्तरदायित्व है किसका? विश्व में शांति बनाए रखने का। आप सोच रहे हैं शक्ति शक्ति शक्ति, भाई शक्तिशाली व्यक्ति होगा वही तो जिम्मेदारी उठा सकता है। जो अपना नहीं चला पा रहा, अपनी व्यवस्था नहीं चला पा रहा, तो विश्व की जिम्मेदारी कैसे संभाल लेगा? ओके, सिंपल सी बात है। जब आप भाई परीक्षा पास कर लेंगे तो आपने दिखाया कि आप नॉलेजेबल पर्सन हैं, आपके अंदर वो गट्स है कि आप प्रशासन को चला सकते हैं, जिलों को संभाल सकते हैं, तभी तो आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। आप सोचे कि कोई सोचे कि डीएम बनने में बहुत सारे पावर नहीं मिलती, बेटा रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जिले को सही तरीके से संचालन करना, उसको चलाना, तो ये जिम्मेदारी मिलती है। अगला हम देखें। अब देखो बेटा, क्या है रीजनल कोऑपरेशन। आज रीजनल कोऑपरेशन, तो मैंने कहा कि भाई आपका सिंपल सा मैंने बात बोली कि एक तो आपको जरूरत है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, लेकिन हम आज की बात करें तो रीजनल कोऑपरेशन भी भारत की क्या आवश्यकता है, यह मुख्य बात आप समझिएगा कि आज भारत की क्या है बेटा, आपका रीजनल कोऑपरेशन क्यों आवश्यकता है? क्योंकि भारत रिसेप का पार्ट नहीं है। भारत ने कहा हम रिसेप का पार्ट नहीं बनेंगे, आप जानते हैं रिसेप का पार्ट नहीं बना। अब भारत को बिमस्टेक, साफ्टा जैसे देशों के साथ क्या संबंध बनाने होंगे, उनसे जुड़ना होगा। सबसे बड़ा कारण क्या है, अगर हम आज के दौर में देखें तो कोविड 19 जब से आया तो जो ग्लोबलाइजेशन था उस पर क्या लगा है, विराम लगा है। पूरी दुनिया क्या कर रही है, ग्लोबलाइजेशन से दूर भाग रही है कि हमको ग्लोबलाइजेशन नहीं लाना है। देश कैसे हो गए हैं, देश ने, सभी ने प्रोटेक्शनिज्म को, यानी कि अपने आप को क्या किया, बहुत सीमित करने का, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, कि हम अपने आप को क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। प्रोटेक्शनिज्म को क्या क्या डेवलप किया है, खुद पे ऊपर निर्भर होने की बात कि हम क्या करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, हम बाहर से नहीं खरीदेंगे। सप्लाई चेन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। दुनिया किसके ओर बढ़ चुकी है, दुनिया अपने आप को क्या कर चुकी है, संकुचित कर चुकी है कि हम अपने देश तक सीमित रहेंगे, अपने देश को क्या करेंगे, पूरा उत्पादन करेंगे, बाहर से जुड़ेंगे नहीं। तो ऐसे दौर में क्या करना होगा, जब दुनिया ग्लोबलाइजेशन से दूर हट गई है, दुनिया किसकी ओर जा रही है, सप्लाई चेन पर भारत का कंट्रोल नहीं है, दुनिया में प्रोटेक्शनिज्म आ चुका है, यानी प्रोटेक्शन लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा आवश्यकता है किसकी, आपकी रीजनल कोऑपरेशन की। ओवरऑल हम देखें तो भारत का
दूसरा दोस्तों, एक तो मैंने कहा कि आपको रीजनल कोऑपरेशन की आवश्यकता क्यों है। रीजनल कोऑपरेशन की आवश्यकता इसलिए क्योंकि आज दुनिया का पूरा जो माहौल है वो चेंज हो रहा है। दूसरा मैंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की अगर सिक्योरिटी की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि उसकी जो पेरिफेरी है, यानी कि उसकी जो परिधि है, वो क्या होनी चाहिए, एक शांतिपूर्ण, यानी कि पीस होनी चाहिए, वहां पर शांतिपूर्ण होनी चाहिए। और वो तब होगा, कब होगा, जब पड़ोसियों के साथ आपके क्या होंगे, बेटर रिलेशंस होंगे। हम देखते हैं कि जो हमारे नेबर कंट्री हैं, उन्हीं से हमारे कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स हैं, यानी कि परंपरागत या आपके गैर परंपरागत क्या खतरे हैं। अगर हम परंपरागत खतरे की बात करें तो युद्ध की संभावना पहले कहां से होगी, आपको पड़ोसियों से ही होगी। वॉर किससे ज्यादा आपका होगा भाई, अमेरिका को आपसे अगर लड़ाई लड़ना है तो वो केवल मैरीटाइम पावर से हो सकता है, लैंड के थ्रू तो नहीं हो सकता। वो बाय द एयरफोर्स कर सकता है, बाय द मैरीटाइम कर सकता है, लेकिन वो लैंड के थ्रू तो नहीं हो सकता। आप सोचिए, खुद सोचिए कि अमेरिका को जब अफगानिस्तान पर अटैक करना था तो अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक करने के लिए पाकिस्तान को बेस बनाया, तो जरूरत अमेरिका को किसकी पड़ी, लैंड की पड़ी। तो अगर किसी भी देश को हमसे युद्ध करना है तो उसको हमारे पड़ोस में आके बैठना पड़ेगा, अब पड़ोसी तो बैठे ही हैं। तो परंपरागत थ्रेट्स हो, यानी कि जो कन्वेंशनल थ्रेट्स हो या फिर आपके नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स हो, नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स जितने भी आपके देखेंगे, चाहे वो आपका साइबर की बात हो, तमाम तरह की जो बातें हैं वो सब आपके, चाहे आपका प्रॉक्सी वॉर हो, चाहे आपका जितने भी हो, वो सब आपके कहां से होंगे, नेबर से ही होंगे। तो सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए आपको जरूरत है किसकी, पड़ोसियों के साथ बेटर रिलेशंस बनाने की। इसी तरह समृद्धि के लिए भी, यानी कि आपको डेवलपमेंट करने के लिए भी, अगर आपको वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन करना है, दुनिया के साथ जुड़ना है, विश्व के साथ जुड़ना है, तो पहले आपको पड़ोसियों से जुड़ना पड़ेगा ना। और कल को इंडिया जिस प्रकार से बात कर रहा है कि मेक इन इंडिया में डेवलप करेंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो इंडिया ऑटोमेटिकली ही एक बाजार है, लेकिन जब प्रोडक्शन यहां पर होगा तो अपनी पूर्ति करने के बाद हम बाहर बेचने भी जाएंगे, और हम अपने पड़ोस के बाजार को अगर छोड़ दें तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारी कॉस्टिंग कम आएगी। अब पड़ोस में कोई और सामान आके बिकेगा, हम दुनिया में बेचेंगे, उसको मतलब नहीं बनता है। तो आपको समृद्धि के लिए भी क्या चाहिए, हमें अपने नेबर कंट्रीज का बेटर रिलेशंस को क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। भारत का अगर हम पड़ोसियों के साथ ये तो हमने एक बात देखा कि रीजनल कोऑपरेशन चाहिए, आवश्यकता क्यों भारत की, लेकिन जब हमने सब पूरा ओवरऑल भारत के संबंधों को देखे नेबर्स के साथ, तो मैंने कहा ओवरऑल रिकॉर्ड अच्छा है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत ही ज्यादा क्या संबंधों में खराब है। चुनौतियां क्या है कि स्ट्रक्चरल फंडामेंटल क्या है, आपके कुछ कॉन्ट्रोडिक्शंस हैं, यानी कि संरचनात्मक मौलिक विरोधाभास है। अगर पड़ोसियों के साथ हम देखते हैं तो बड़ा थोड़ा सा इस तरह की शब्दावलियों का भी आपको प्रयोग करना है। जैसे मैंने एक वर्ड यूज किया, स्ट्रक्चरल फंडामेंटल, आपके क्या कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, यानी कि आपका संरचनात्मक मौलिक विरोधाभास है। ये संरचनात्मक मौलिक विरोधाभास कैसे, विवाद के मुद्दे क्या हैं भाई, आप देखें कि एक तो आपका बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, वाटर डिस्प्यूट्स हैं, और ये ज्यादा दिक्कत कब बन जाते हैं, प्रॉब्लम कब बन जाते हैं, जब इनमें सुपर पावर की आपको क्या मिलती है, संलिप्तता मिलती है। यानी जब सुपर पावर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये ज्यादा क्या हो जाता है, खतरनाक समस्या हो जाती है, ज्यादा समस्या बिगड़ जाती है। जैसे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को पुशअप किया, अमेरिका के अलावा फिर बाद में चीन आपका करता है। भाई नेपाल भी तो जो इतना जंप करता है, नेपाल जो इतना करता है, उसका कारण भी तो कौन है, चीन है। रह रह के बांग्लादेश को भी अमेरिका प्रलोभन देता रहता है। जैसे क्वाड को लेकर बात करने लग गया था अमेरिका कि क्वाड में हम किसको शामिल करेंगे, बांग्लादेश को शामिल करेंगे। वो और भी जैसे भूटान है, उसको भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस में लेने का प्रयास करता है। आजकल भूटान के साथ भी चीन अच्छे संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है, और कहा जा रहा है कि भविष्य में हो सकता है भूटान जो है वो नेपाल जैसा हो जाए। तो ये भारत को बहुत सावधान रह के चलना पड़ रहा है, भूटान को लेकर बड़ी सावधानी बरतनी पड़ रही है। यही स्थिति आपकी मालदीव की थी। यामीन गवर्नमेंट के समय तो स्थिति ये हो गई थी कि आप ये समझ लीजिए मालदीव चीन के पास पूरा जा चुका था। अगर वहां पर गवर्नमेंट ना बदलती, मोहम्मद सोली की सरकार ना आती, तो ये मालदीव पूरा पूरा क्या था, चीन के हाथ जा चुका था। चीन ने सब जगह पर चीन 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 था। चीन पुल बना रहा है, सड़क बना रहा है, हर चीज चीन तैयार कर रहा था मालदीव के अंदर। यही स्थिति आप म्यांमार के अंदर देखेंगे, म्यांमार के अंदर यही स्थिति आप देखेंगे, और कंट्रीज के अंदर, लाओस के अंदर, थाईलैंड के अंदर आप देखेंगे, कंबोडिया के अंदर आप देखेंगे। तो बहुत स्थिति इस प्रकार की बन जाती है, सुपर पावर का इन्वॉल्वमेंट। अब सुपर पावर के जब इन्वॉल्वमेंट की हम बात करते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग, जब हम सुपर पावर के इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं
तो कुछ चीजों को, जैसे मैंने अभी आपको बात करी तो पावर के इन्वॉल्वमेंट की बात हम जब करते हैं तो मैंने शायद कल भी इसका चर्चा किया था कि भाई चाइना का जो टारगेट है वो है अमेरिका। अमेरिका को काउंटर करना है। अब अमेरिका को काउंटर करने के लिए क्या होगा, मैंने कहा था, आपको बताया भी था कि अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड पर अपना हेजोनोमस स्टेटस रखा, यानी कि अपने आप को हेजोनोमी में रखा, सुपर पावर बना रहा। उसका मुख्य कारण क्या था सुपर बने रहने का, कि उसने पूरी दुनिया को 5 जोन में क्या क्या डिवाइड किया और जगह जगह उसने क्या किया, अपने सैन्य अड्डे क्या क्या स्थापित किया अमेरिका ने। और साथ में उसके जापान लगा। जापान और अमेरिका ने, जब जापान ने काफी फंडिंग की है अमेरिका के साथ मिलकर सैन्य अड्डों बनाने में, मैरीटाइम रूट की सिक्योरिटी के लिए। जापान की अपनी नेवी भी है जिसको सपोर्ट करता है वो अमेरिका को। तो अमेरिका ने पूरा सैन्य अड्डे के, इसलिए कहा भी जाता है, सुना भी होगा, अगर आपने कभी हॉलीवुड मूवी देखते होंगे तो आप एक मरीन शब्द सुनते होंगे, मरीन फोर्सेस, मरीन फोर्सेस। आप देखेंगे कि अमेरिका जो है मैरीटाइम फोर्स है, यानी कि बहुत ज्यादा जो मजबूत उसकी फोर्स है वो मैरीटाइम फोर्स बोल रहे हैं कि जो समुद्री सेना है उसकी वो ज्यादा मजबूत है, ज्यादा स्ट्रांग है औरों के मुकाबले। तो अब चीन क्या कर रहा है, और मैं बताया था कि ओशियन रूट के ऊपर पूरा कंट्रोल किसका है, आपका अभी भी अमेरिका का और जापान का है। उसको काउंटर करने का प्रयास कर रहा है कौन, चीन। तो चीन अपने सैन्य अड्डे बना रहा है। अब चीन ये देखता है कि भाई कौन है जो अमेरिका का सपोर्ट करेगा और अमेरिका के सपोर्ट को पाकर वो क्या कर सकता है, मेरे सफर को, मेरी चढ़ाई को या मेरे कार्य को रोक सकता है, वो है भारत। अब भारत को कौन रोकेगा, भारत को रोकने का दम रखता है कौन, कोई और नहीं, एक चिरपड़ी, हालांकि वो भी रखता है लेकिन उसको क्या विरोध करना है, तो है पाकिस्तान। कि चलो मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर देता हूं तो क्या होगा, वो क्या करेगा, भारत को क्या करता रहेगा, डिस्टर्ब करता रहेगा, उसको रोकता रहेगा। अभी जो लद्दाख की घटना हुई उसका बड़ा कारण यह भी था कि पाकिस्तान को सपोर्ट करना 370 के बाद। ये भी मैं चर्चा करूंगा कि क्यों अभी आया चीन लद्दाख में आगे बैठा। उसका बड़ा रीजन नहीं था कि 370 आपका समाप्त हो गया, पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया, पाकिस्तान के अंदर डिस्टर्बेंस होने लगा कि भाई कुछ तो करा जाए। अब चीन को यह भी लगता है कि कल को अगर भारत पीओके की बात करता है तो फिर भारत फिर अक्साइड चीन की बात भी करेगा, भारत फिर सक्सगांव वैली की बात भी करेगा, भारत को फिर वो भी चाहिए। और अगर भारत अक्साई चीन की बात करता है तो ये चीन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा, भारत अगर सक्सगांव वैली की बात करेगा तो ये चीन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इसीलिए चीन ने हमको क्या किया, लद्दाख में आके होल्ड करने का प्रयास किया। तो कहने की बात है, तो यहां पर क्या उसने कहा कि हम बीआरआई लॉन्च करेंगे। तो बीआरआई उसकी एक महत्वाकांक्षी परियोजना है चीन की। उसके 2 मुख्य कारण, ध्यान सुन लीजिएगा इस बात को, जोर से आपको पता होना चाहिए। चीन ने 2013 में अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना लॉन्च की जिसका नाम था बीआरआई, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। पहले तो इसको ओबीआर कहा जाता था, बाद में इसको बीआरआई कहा जाने लगा। बीआरआई को लॉन्च करने के 2 मुख्य कारण, एक तो विश्व में अपना पूरा नेटवर्क, अपने सैन्य अड्डे, इनडायरेक्टली अपने पूरे व्यापार करने के लिए जो कंट्रोल चाहिए उसको नियंत्रण कराना। दूसरा बड़ा कारण क्या था चीन का, कि चीन का अगर हम देखें तो 2010 तक आते आते चीन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अब हो रहा है, आपने कई बार सुना होगा कि भारत की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि भारत में अभी विनिर्माण सेक्टर, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मेरी बात समझिएगा, मैं थोड़ा सा आपको इकोनॉमी का भी यहां पे पुट दे रहा हूं। और बेटा देखो फिर मैं बोल रहा हूं, जब तक ये चीजें आपको क्लियर ढंग से नहीं होगी तो आपके सब्जेक्ट पे कमांड नहीं होगी, आप लिख नहीं पाएंगे। होता यह है कि 2010 तक हम देखें तो चीन ने क्या किया, चीन ने अपने यहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या किया, डेवलप कर लिया। मान लीजिए सड़कें बनानी हुई भारत में तो आज बन रही है ना, आप देख रहे होंगे जगह जगह आपके एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। अभी मैं आज सुन रहा था, आज कल सुन रहा था, गडकरी जी बिहार में बोल रहे थे और जो आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनसे कह भी रहे थे कि भाई अगर आप ये पास करवा दें, क्लियरेंस दिला दें तो मैं इसको हाईवे से जोड़ दूंगा, नेशनल हाईवे से जोड़ दूंगा। तो आप देख रहे होंगे इस समय आपका रेलवे कनेक्टिविटी, आपकी रोड कनेक्टिविटी बहुत बेटर हुई है। दिल्ली में भी आप आए तो आप देखेंगे चारों ओर दिल्ली के पेरिफेरल रोड बना दिया गया है कि अब दिल्ली मतलब कोई व्यापार होना, किसी को आना है तो दिल्ली में एंट्री की जरूरत नहीं है, बाहर से बाहर निकल कर राजस्थान, हरियाणा, यूपी में जा सकता है बंदा, तो दिल्ली में आने की जरूरत नहीं। मतलब इस प्रकार का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और अभी होना है, अभी और साल लगने हैं, अभी सब चीज डेवलपमेंट होनी है।
तो इसका मतलब क्या है, यानी कि भारत में अभी विनिर्माण सेक्टर में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। तो दुनिया विनिर्माण में क्या कर सकती है, इन्वेस्टमेंट खुद दबा के कर सकती है। और खूब क्या मिल रहा है विनिर्माण सेक्टर में, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है भारत के अंदर। इसलिए सरकार दावे भी करती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, क्योंकि जब इतनी सड़कें डेली बन रही हैं, इतना कुछ हो रहा है, तो यानी कि रोजगार मिल रहा है। तो चीन में ये काम 2010 तक पूरा हो चुका है। इसके अलावा जो रियल एस्टेट है, आप जानते हो रियल एस्टेट, रियल एस्टेट की स्थिति ये थी कि चीन के अंदर लोगों का रियल एस्टेट में भी इंटरेस्ट खत्म हो गया था, क्योंकि लोगों ने अपने घर में बना चुके थे। अब हुआ ये कि उसके बाद भी चीन के अंदर आपकी नई नई सिटीज बन रही थी, जैसे आप भी देखते हैं फ्लैट्स बनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज बना दी जाती हैं, बन रही थी। तो ये हुआ कि 2010 तक आते आते लोगों ने फ्लैट खरीदने ही बंद कर दिए, क्योंकि लोगों के पास फ्लैट हो चुके थे। जिनको जो मतलब खरीदने बंद हो गए कि हमको फ्लैट खरीदने, फिर लोग बंगलों की ओर जाने लगे कि हमको बंगले खरीदेंगे, शायद ये खरीदेंगे। तो हुआ ये कि जो बड़ी बड़ी सिटीज बनी थी, वो सिटीज क्या हो गई दोस्तों, खाली हो गई। वहां कोई गया नहीं फ्लैट करने के लिए, खरीदने के लिए। तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे और सर्च कीजिएगा चीन के अंदर होस्ट सिटी भूतिया नगरी, भूत भूत होते ना भूत, तो जो भूतिया नगरी है वो भूतिया नगरी का नाम कहा जाना है। क्यों 10-10 साल तक वहां कोई फ्लैट खरीदने नहीं गया। अब कोई भी मतलब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके आपने कोई कॉलोनी बनाई, कोई आपने सिटी बनाई, वहां कोई खरीदने नहीं जाए, मेंटेनेंस ना हो, तो सब बेकार हो जाता है। तो उसको भूतिया नगरी कहा जाने लगा। अब इससे ये हुआ कि विनिर्माण सेक्टर में लगे जो लोग थे वो खाली बेरोजगार हो गए। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, पकड़ पा रहे हैं मेरी बातों को या नहीं, बताइए जल्दी से। ऐसा तो लग रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें बता रहा हूं। बेटा बोलिए जल्दी से, टाइप कीजिए, लिखिए। चलिए। हाँ समझ में बेटा, कुछ अगर समझ में नहीं आया तो बता दीजिएगा, दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। और देखिए समझेंगे, थोड़ा सा माइंड खुलेगा तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे, आप बहुत अच्छा लिख कर भी आएंगे। अब देखिएगा आपके लिखने में बहुत आपको मजा आएगा, जो चीज समझ में आ जाएंगी तो सब। अब मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों कि जब मैं चीन की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं चीन का बता दूं आपको। जब मैं चीन की बात कर रहा हूं तो चाइना को अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, ये मुझे आगे बताना था, मैं यहीं पे आपको बता देता हूं, थोड़ा सा समझ लेंगे तो आगे के लिए आपको इजी रहेगा। तो चाइना के अंदर जो वहां पे यानी कि आपका जो विनिर्माण क्षेत्र था, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो उनका पूरा सेक्टर था, वो क्या हो गया, डाउन हो गया। उसमें लगे जो लोग थे वो बेरोजगार होने लगे, जो कंपनियां थी उनके मार्केट रेट गिरने लगे। तो इससे क्या हुआ, चाइना की जो पूरी जीडीपी थी उस पर भी हिट होने लगा, उस पर भी प्रभाव होने लगा। क्योंकि एक डेवलपिंग नेशंस के अंदर जो होता है, विनिर्माण सेक्टर जब बढ़ता है तो तभी उसकी जीडीपी क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या करती है, इंक्रीज करती है। ये हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये लगातार बढ़ने वाली चीज है। एक बार सड़कें बन गई, जैसे आप देखेंगे जो यमुना एक्सप्रेस वे बना हुआ है, आपने सुना भी होगा, जो सबसे पहला मुझे सबसे प्यारा मतलब सबसे अच्छा मुझे वो लगता है यमुना एक्सप्रेस वे। ग्रेटर नोएडा से हम चढ़ते हैं उसके ऊपर, और जैसे ही नोएडा ग्रेटर नोएडा चढ़ेंगे आगरा जाने के लिए 1.5 घंटा लगता है केवल। इतना शानदार अपना 4 लाइन हाईवे है, 8 लाइन है, 4 लाइन इधर, और कोई आपको ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, एकदम आप जाइए सीधे पहुंचिए एकदम आगरा। अब आप जैसे वो हाईवे है उसका मैंने रोड देखा कि मैं उसको करीब 10 साल से देख रहा हूं। 10 साल से वो रोड जुगा तू है। एक बार बन गया अच्छा हाईवे तो बन गया। अब ठीक है थोड़ा बहुत एक्सेप्शनल कि भाई बना था, हुआ, फिर तभी इसमें गड्ढे पड़ गए, अलग विषय है, लेकिन फिर भी इनमें अच्छा कॉस्टिंग लग जाती है। तो एक बार पूरा तैयार हो जाए तो भाई मेंटेनेंस करना है, मेंटेन करना कोई इश्यू नहीं है, तो तैयार हो गया। अब क्या था कि चीन के अंदर देखा जाए तो एक तरीके से इकोनॉमिकल क्राइसिस क्रिएट होने लगा। अब देखिए बेटा, चीन के अंदर क्या हुआ आपका, इकोनॉमिकल क्राइसिस, क्योंकि जब क्या होगा, लोग बेरोजगार होने लगे। दूसरा उसकी क्या हुई कि जो जीडीपी थी ग्रोथ वो गिरने लगी। जब लोग बेरोजगार होंगे तो दोस्तों ये सोशल प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, समाज में डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, चीन एक ऐसा देश है, चीन ये बोलता है कि हम समाजवादी व्यवस्था को लेकर चलते हैं, इसको बोलते हैं कि बाजारवादी समाजवाद। चीन के जो सिस्टम को बोला जाता है बाजारवादी समाजवाद बोला जाता है। तो वो बाजारवाद और समाजवाद दोनों को लेकर चलता है। चीन के अंदर इकोनॉमी और सोसाइटी
और साथ में आपका पॉलिटिकल, दोनों पे कंट्रोल कौन करती है? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। यानी कि चीन की इकोनॉमी पर भी कंट्रोल किसका है? चाइना का, गवर्नमेंट का। चीन की सोसाइटी पे कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का। पॉलिटिकल भी कंट्रोल है। अब इकोनॉमिकल और सोशल प्रॉब्लम्स वहां पर क्रिएट हुई तो उनको डर ही हुआ कि हमारे सामने पॉलिटिकल क्या होगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। चीन को ये प्रॉब्लम लगा कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो जब चीन को ये लगा कि हमारे सामने पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी तो उन्होंने नई पॉलिसी बनाई कि ठीक है भाई, हमारे यहां पर क्या हो चुका, पूरा डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन दुनिया के अभी बहुत से देश हैं जहां पर क्या है, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, विनिर्माण सेक्टर क्या है, बचा हुआ है, शेष है, जहां पर बहुत से भी रोड बनने हैं, फ्लाईओवर बनने हैं, सब कुछ बनना है, तो चलो हम बाहर की ओर चलते हैं। तो चीन ने क्या किया, देशों में और देशों में क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा तैयार करते हैं, रोड तैयार करते हैं, बिल्डिंग तैयार करते हैं। आप देखिए, मेरा इंटरेस्टिंग बात समझिएगा। आपको लगता होगा भाई चीन क्यों लेके चला? एक तो क्या था, जैसे आप जानते हो, जो रोड बनती है तो रोड जब बनने के बाद में टोल लगता है। जब कोई भी गाड़ी जाएगी उसके ऊपर, यमुना एक्सप्रेस से आप जाएंगे तो कभी 350 रुपए लगते हैं, जो आगरा तक जाने पे बीच में 2-3 टोल पड़ते हैं, वो लेते हैं। तो वो कंपनी के पास जाते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे अब मालदीव के अंदर रोड तैयार हुई तो चीन की कंपनी तैयार की, तो चीन की कंपनी क्या करेगी, 10 साल 20 साल जो गवर्नमेंट के बीच में डील होगी, 10 साल तक उस पर टैक्स लेगी। सरकार को, मालदीव सरकार को फायदा ये हो गया कि चीन की वजह से वो पुल तैयार हो गई, जिससे मालदीव के लोगों को सुविधा हो गई। चीन को फायदा ये हो गया, कंपनी को वहां से क्या, वो पैसा लगाने के बाद 10 साल तक पैसा निकालने का मौका मिल गया, उससे वो ज्यादा कमा लेते हैं। दूसरी बात क्या थी दूसरी बात क्या थी, चीन के जितने बेरोजगार थे, जो उस सेक्टर में बेरोजगार हुए थे, चीन की जितनी कंपनियां बैठ गई थी, उनको क्या मिल गया, काम मिल गया। और तीसरी बात, उन देशों के अंदर क्या हुआ, उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया, उनकी घुसपैठ हो गई। तो चीन के 3-3 फायदे हुए, 3-3 बेनिफिट हुए। भारत ने इसी को फिर डैप टैप कहा कि चीन ने भैया ऋण जाल की नीति फैलाई है। जैसे मालदीव को दिया, श्रीलंका को दिया, पाकिस्तान को दिया, हैव इंटरेस्ट रेट पर पैसा लगा रहा है। तो चीन ने अपने बेनिफिट के लिए किया, दूसरा अमेरिका को काउंटर करने के लिए किया। अब बीच में रोड़ा कौन अटका रहा था, भारत। तो भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान ने कहा गवादर आपको तभी मिलेगा लिंक करने के लिए, गवादर जानबूझकर, क्योंकि जो चीन को अगर हम देखें तो चीन को अगर अपनी ऑयल सप्लाई लाइन जानी है तो कहां से लेके जाएगा, आपका पूरा, यानी कि आपका जो हम बात करें कि वेस्ट एशिया से लेकर मलक्का स्टेट से होकर लेके जाता था। एक तो दूरी ज्यादा पड़ती थी और दूसरा कभी भी देखे तो भारत अमेरिका मिलकर उसको कट भी कर सकते, उसको रोक भी सकते थे। तो उसने सोचा कि वेस्ट एशिया से लेकर आऊंगा, ग्वादर लेकर आऊंगा, ग्वादर से बाई रोड में लेके चला जाऊंगा, कहां पर, अपने चीन लेके चला जाऊंगा। तो पाकिस्तान की कंडीशन क्या थी कि ग्वादर आपको तभी मिलेगा जब सीपैक जो है कहां से निकलेगा, पीओके से निकलेगा। क्योंकि चीन को तो पाकिस्तान को तो कश्मीर के ऊपर, पीओके के ऊपर अपनी वैधता साबित करनी थी। अब भारत मान लो पीओके पे कार्रवाई करता है तो इससे नुकसान किसको होना है, चीन को भी होना है। चीन को क्यों नुकसान होना है, क्योंकि चीन ने वहां पर जो पूरा सीपैक बनाया है, पूरी जो वहां पर व्यवस्था बनाई है, वो व्यवस्था किसकी होगी, वो व्यवस्था फिर भारत की हो जाएगी। तो चीन के भी हितों को क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा। तो पाकिस्तान ने जानबूझकर क्या किया कि जिससे क्या हो कि सीपैक ऐसे निकलवाए ताकि क्या हो, मेरी जो लीजिटिमेसी है उसको चीन क्या करे, माने। और चीन ने वही किया। चीन अपने इंटरेस्ट देख रहा है, पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट देख रहा है, अमेरिका अपना देख रहा है, भारत अपना देख रहा है। अब इन सब घटना ठीक है, बड़ा अच्छा, चलो भाई हम जो करें ठीक है, हमारी संप्रभुता की बात, हम उस पर क्वेश्चन मार्क भी उठाया। और मैं फिर बोल रहा हूं, हो सकता है कि हम बीआरआई के पार्ट बन जाते अगर चीन सीपैक ना बनाता, क्योंकि भारत को बीआरआई से आपत्ति नहीं है। भारत जब चीन के साथ ब्रिक्स में साथ मिलकर काम कर रहा है, भारत जब एससीओ में मिलकर साथ में काम कर रहा है, भारत जब आरआईसी में बैठता है, भारत और भी संगठनों में मिलकर बैठ के बात कर, अभी G20 की बात करें, मिले हमारे मोदी जी चीन के प्रेसिडेंट से, क्योंकि हमारे सपने बड़े हैं, हमको जलना नहीं है, हमको ये नहीं कि देख के मुंह फेर लेना है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ऐसे नहीं होता कि हम तुमसे नाराज है तो मुंह फेर के बैठ जाएंगे कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम्हारे बॉर्डर पर कैसे खड़े हो। ये आईआर में नहीं चलता, कोई कुछ भी कहता रहे। आईआर में होता संबंधों में हमेशा गर्माहट लाई जाती है, उदासीनता है, एक सामान्य व्यवहार रखा जाता है। हो सकता है संबंध ठीक हो जाए, हितों में टकराव है इसलिए विरोधी है,
हितों में सामंजस्य होगा, हितों में एक जैसी बात हो जाएगी, साथ में आ जाएंगे। अमेरिका पहले, ये तो अमेरिका था जो 71 में अपना 7th फ्लीट भेज रहा था कि जाओ भारत को मारो, रशियन सबमरीन आई तब जाके हम लोग बचे, नहीं तो अमेरिका 71 में उनको मारने के लिए भेज रहा था। हमारी इंदिरा गांधी जी के लिए अब शब्द तक बोलते थे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने। आज वही अमेरिका कहता है कि इंडिया के हाथ लगा के दिखा रहा, साथ में एक्सरसाइज कर रहा है वो हिमालय में। गेट माय पॉइंट? तो हितों का टकराव होगा तो शत्रु, हितों में सामंजस्य होगा तो मित्र, सिंपल सी बात है। तो हितों में सामंजस्य हो सकता है, संभावना है, क्योंकि पहले भारत और चीन रहे हैं, अच्छे दोस्त रहे हैं। हम केवल 70 साल का इतिहास नहीं देखेंगे, अगर हम हजारों साल का इतिहास पहले देखें तो एक लंबे समय तक जो सिल्क रोड हुआ करता था, भारत चीन का उस पर दबदबा था, नियंत्रण था। तो चीजें बदलती हैं राष्ट्रों के संदर्भ में। 70 साल क्या होता है? 87 साल कुछ भी नहीं होता। चलिए, तो मैंने कहा दोस्तों, हां, अब पाकिस्तान क्या था इस मामले को लेकर, यह भी नहीं देखा कि भाई हमारे लोग भी इसका क्या करें, विरोध करें, जैसे मैंने बलूचिस्तान को उदाहरण दिया। लेकिन सुपर पावर के संलिप्तता के कारण ही यह समस्या क्या और जटिल बन जाती है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, परिस्थितियां कुल मिला के चुनौतीपूर्ण है। चुनौतीपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अगर हम इस पूरे साउथ एशिया की, अगर हम लोग जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन को देखें, जियो पॉलिटिक्स को देखें, तो ये कहीं ना कहीं दुनिया की और अट्रैक्शन का कारण बनती है कि दुनिया इसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। भाई दक्षिण एशिया चीन के नजदीक है, चीन से उसका बॉर्डर शेयर करता है, तो जाहिर सी बात है चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका की रुचि और अमेरिका के लाइक कंट्री की रुचि दक्षिण एशिया में होनी है। हिंद महासागर में लोकेशन होना, हिमालय पर होना, कोई अगर वहां पर हिमालय रेंज में होता है तो वो इजीली रशिया पे नियंत्रण कर सकता है, इजीली किस पर कंट्रोल कर सकता है, चीन पर कंट्रोल कर सकता है, चीन पर नजर रख सकता है। जैसे हमने कहा ना, दौलत बेग ऑलरेडी हमारा जो है वो इस मामले में सक्षम है। तो भारत की या दक्षिण एशिया की जो लोकेशन है, यानी कि जो जियो स्ट्रैटेजिक और जियो पॉलिटिक्स जो उसकी क्या है स्थिति है, वो उसको क्या कर देती है, दुनिया के सामने वेटेज दे देती है। लेकिन होता क्या है कि यहां पर औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाई थी, और मुक्ति पाने के बाद जब ग्लोबलाइजेशन जैसी चीजें आई तो उसका लाभ भारत जैसे देशों को तो मिला, लेकिन अन्य सभी देशों को पूर्ण रूप से मिल नहीं पाया। तो गरीबी बड़ी मात्रा में है, गरीबी की समस्या बहुत ज्यादा। और आप देखें श्रीलंका की स्थिति, आप देखिए श्रीलंका के अलावा आप देखिए बांग्लादेश की स्थिति भी अच्छी नहीं है, नेपाल की स्थिति भी नहीं, भूटान की तो स्थिति है कि दुनिया के गरीब देशों में से एक आता है, म्यांमार की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो भारत को तो ग्लोबलाइजेशन का लाभ मिला या भारत ने उठाया लाभ, लेकिन और देश क्या रहे, गरीब रहे। कुछ भी समस्या आती है तो भारत अगर मदद को न जाए तो दुनिया के और देश को क्या मिलता है, मौका मिलता है यहाँ के वैक्यूम को पाटने का। जैसे मैंने कहा चीन कि भाई नेपाल को है कि नेपाल हमको मदद करो, हमें मदद करो, हम नहीं करते हैं तो चीन मदद करने आ जाता है, वो चीन के साथ खड़ा हो जाता है क्योंकि उसको भी बहुत जल्दीबाजी है। ये श्रीलंका की है, श्रीलंका इतना डिस्टर्बेंस रहा पहले तो 2009 तक तो लिट्टे से लड़ता रहा हो, यानी कि श्रीलंका की आजादी के बाद ही वहां पर तमिल मुद्दा बना, तमिल मुद्दा बनने के वहां पर एलटीटी बना, एलटीटी से कई सालों तक वहां पर वॉर चलता रहा, एक तरह सिविल वॉर की स्थिति बनी रही, 2009 में खत्म हुआ, आज की स्थिति आप देखिए। तो दक्षिण एशिया की स्थिति इतनी सामान्य नहीं है जितनी दुनिया के और जगह पर है। यहां पर बहुत सारे क्या है, द्वंद्व हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे संघर्ष हैं। किसी देश में संघर्ष है विचारधारा का, किसी देश में संघर्ष है आपका इथनिसिटी का। जैसे आप श्रीलंका में देखें तो तमिल सिंगली विवाद जो है वो इथनिक कॉन्फ्लिक्ट है। आप अगर नेपाल के अंदर देखते हैं तो वहां विचारधारा का संघर्ष बना हुआ है। भूटान के अंदर भी इस तरह की समस्या है। म्यांमार के अंदर आप देखिए किस प्रकार की समस्या, डेमोक्रेसी बनाम आपका आर्मी की समस्या चल रही है। पाकिस्तान आज सब आपको एस्टेब्लिश कर नहीं पाया। अफगानिस्तान की स्थिति आपको पता ही है। बांग्लादेश की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, अब वो पाकिस्तान से बेटर कर रहा है, लेकिन स्थिति वहां भी क्या है, अच्छा खासा सब चीजें भारत के अगेंस्ट चलती रहती हैं। भारत के सामने भी चुनौतियां हैं। तो कुल मिला के गरीबी ज्यादा है, संसाधनों की बहुत कमी है। पाक के अलावा जो अन्य देश हैं वो भी क्या है, मैनेजिंग उनके लिए, उनको भी मैनेज करना क्या है हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग है और बड़ा चैलेंज है। कारण क्या है कि साउथ एशिया को हम कभी भी एक साउथ रीजन नहीं बना पा रहे, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग, इसको थोड़ा समझिएगा। अब हम उन कारणों की समीक्षा करेंगे कि जिस कारण से ये जो साउथ एशिया है, दक्षिण एशिया है, ये एक आसियान जैसा नहीं बन पा रहा, ये एक ईयू जैसा नहीं बन पा रहा।
हालांकि ईयू के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन फिर भी इतने देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये भी तो बड़ी बात है भाई। या और संगठन की तरह ये क्षेत्र क्यों डेवलप नहीं हो पा रहा, जबकि सार्क 1985 में बना दिया गया था। कमाल की बात है कि सार्क दुनिया के असफल देशों संगठनों में से एक संगठन और बहुत प्रमुखता से संगठन बने हुए, देखिए कितने साल हो गए, 1985 में बना था कोई संगठन, लगभग 37-38 साल हो गए। बैठ के कितनी हुई, करीब 18। यानी कि जो देश मिलकर साल में बैठ के बात तक नहीं कर सकते, तो वो कैसे एक जॉइंट कुछ संगठन बना पाएंगे। मैं यहां पर दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, सार्क यूनिवर्सिटी, मैं गया उस यूनिवर्सिटी में विजिट करने के लिए, तो मुझे कोई खास यूनिवर्सिटी लगी नहीं। वो हर देश के बच्चे हैं, लेकिन ऐसा कुछ उनके अंदर प्रेम भाव भी नहीं है। अफगानिस्तान के लड़के अपने अलग रह रहे हैं, पाकिस्तान के तो खैर हर बात को लेकर मुंह बना के वहां बैठे हुए हैं। मेरा एक दिन लेक्चर था सार्क यूनिवर्सिटी में, तो भारत और सार्क के ऊपर था, प्रोफेसर बुलाया था, मैं गया, तो मतलब मुझे लगा कि कोई मैं समझा रहा हूं तो पाकिस्तान के जो बैठे हैं वो सुन रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ वो नहीं, मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मन में है कि नहीं हमें तो विरोध करना है, हमें तो अगेंस्ट खड़ा होना है। थोड़ा भूटान के लोग तो बच्चे ने देखा, भूटान के बच्चे तालियां बजा रहे थे, हाँ भाई वहां बड़ा अच्छा लग रहा है, सब बड़ा अच्छा बता रहे हैं। लेकिन और नहीं मुझे लग रहे थे कि मालदीव के बच्चे भी अच्छे लग रहे थे। मैं जब बाद में पूछा होगा भी कौन कौन सा ग्रुप कहाँ कहाँ बैठा हो, तो बताया कि सर वो नेपाली थे, वहाँ भूटानी थे, वो पाकिस्तानी थे। तो मैं समझ गया ठीक है भैया, इसका मतलब इसी वजह से प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। तो ये चीज है, ये चीज अंतर है। चलिए, तो भैया क्या रीजन है, क्या कारण है। पहले तुम देखें कि जो औपनिवेशिक जो चीजें थी उसके क्रम देखें कि औपनिवेशिक जो पूरा विरासत थी उसके कारण ही। भाई आप एक बात, मोटी मोटी सी बात देखें। पहले तो बात दक्षिण एशिया की हम बात करते हैं तो म्यांमार पहले भारत से ही जुड़ा हुआ था, 1935 में उसको अलग किया गया, बर्मा को। पाकिस्तान बांग्लादेश तो कोई था ही नहीं, ये हमसे अलग होके बने। तो यानी कि 4 देश तो ऐसे हैं जो भारत से अलग होके बने हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ब्रिटिश इरा में, ब्रिटिश से पहले हम बात करें तो नेपाल, भूटान, इन पर इन्फ्लुएंस था हमारा। तिब्बत पर भी हमारा अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रहा। नेपाल के साथ ब्रिटिश के टाइम में क्या था, संधियां हुई थी, समझौते हुए थे। अब ब्रिटिश से पहले भी कोई नेपाल को लेकर ऐसा कोई इशू नहीं, सांस्कृतिक विरासत थी, बाउंड्री को लेकर थोड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ रजवाड़े हुआ करते थे। लेकिन जब उपनिवेश यहां से औपनिवेशिक विरासत रही तो देखिए ब्रिटिश, और मैं आज तक इस बात को समझ ही नहीं पाया कि आजादी मिलने के बाद हमारा जो विलन होना चाहिए था वो ब्रिटिश होने चाहिए थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि ब्रिटिश हमारे लिए विलेन न बनकर पाकिस्तान हमारे लिए विलेन बन गया। क्योंकि आजाद होती पहली लड़ाई हमने किससे लड़ी, पाकिस्तान से लड़ी। कारण क्या था, कारण यही था कि बंटवारा सही तरीके से नहीं होना। बंटवारा करने की जरूरत क्या थी। मेरे एक मूवी देख रहा था मैं, मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, उस मूवी में मजाक करते हुए कहा गया कि भाई पार्टीशन हुआ क्यों था। अगर हिंदू मुस्लिम को लेकर बात थी तो हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान में, हिंदू मुस्लिम आपके इंडिया में भी है, भारत में भी है, तो फिर पार्टीशन क्यों हुआ था। बात तो सही है। ये बेवजह का पार्टीशन करवा कर, मैं जो भी रीजन है, अब मैं इस पर चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन हमारे लिए एक शत्रु तो नया पैदा कर दिया। और हम 4 बार लड़ाई लड़ चुके हैं और 88 से हम प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी बात मानने को तैयार नहीं। हम दोनों का जॉइंट शत्रु होने चाहिए थे ब्रिटिश के, जिन्होंने हम पर इतना अत्याचार किया, हमको इतना परेशान किया। हमारे करीब 50 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर का हमारे यहां से लेके चला गया ब्रिटिश। इतना शोषण हमारा किया, इतने अमीर हम लोग थे। और वो विलन ना होगा, पाकिस्तान विलन हो गया। और हम लोग लड़े जा रहे हैं कश्मीर का। अगर वो कश्मीर का मुद्दा उस समय, मैं कहता हूं नेहरू जी की गलती रही, ये एक अलग विषय है, क्योंकि मैं उस पर जानना नहीं चाहूंगा, ये विषय अलग हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिश भी तो उसके लिए उत्तरदायी हैं। अगर उसमें जिन्ना को समझा दिए होते, मुस्लिमों को समझा दिए होते, तो बात को ना, मतलब बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि ब्रिटिश के समय, औपनिवेशिक समय में जो गलतियां हुई वो हम आज तक भुगत रहे हैं। चीन के साथ वो बॉर्डर तय नहीं कर पाए, तिब्बत वाला बॉर्डर तय नहीं कर पाए, चीन को मना नहीं पाए, चीन को समझा नहीं पाए। म्यांमार को अलग कर दिया गया। आप सोचिए, मैकमोहन लाइन खींच दी गई, लेकिन उसको आज मान नहीं रहा है। तो ये ब्रिटिश की देन हमें मिली है।
बॉर्डर डिस्प्यूट, अरे बांग्लादेश अगर अलग ना होता तो क्या तिस्ता, गंगा, कुशनी, मतलब इतनी नदियों के डिस्प्यूट हैं, बांग्लादेश के साथ क्या होते? नहीं होते। तो कहीं ना कहीं वो जो औपनिवेशिक कारण है, औपनिवेशिक जो रीजन है, उन कारण से ही आज हमारे साथ क्या है, इस पूरे क्षेत्र में एक तनाव का वातावरण है। भाई अगर इस पूरे रीजन के अंदर जो ताकतवर देश देखें तो भारत के बाद पाकिस्तान, मिलिट्री पावर देखें, एटॉमिक पावर देखें, तो इनके युद्ध ही नहीं खत्म हो रहे, इनका झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा है। कब खत्म होगा? तो औपनिवेशिक कारण क्या, उस समय जब से बने तब से लड़ रहे हैं, तो औपनिवेशिक विरासत की लड़ाई चल रही है, जब से होने के बाद अलग चल रहे हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि वो कॉलोनिज्म खत्म होता है, ब्रिटिश खत्म हो, दूसरा रीजन न्यू कॉलोनिज्म और न्यू इंपीरियलिज्म। न्यू कॉलोनिज्म यानी कि आपका अमेरिका का, न्यू इंपीरियलिज्म यानी कि चाइना का। न्यू कॉलोनिज्म अमेरिका क्या करता है? अमेरिका शुरुआत में भारत के साथ, और कब तक आपको 1954 तक देखेंगे तो भारत को बहुत समर्थन करता था अमेरिका। लेकिन जब नेहरू जी का झुकाव फैबियन सोशलिज्म की ओर दिखाई दिया, हम पंचशील एग्रीमेंट कर लेते हैं, रशिया के जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आते हैं, 5 ईयर प्लान लेकर आते हैं, तो यहां पर अमेरिका को लगता है कि भाई इंडिया को झुकाव तो क्या है, सोशलिज्म की ओर है। तो वो क्या करता है, पूरा सपोर्ट करने लगता है कि इसको, पाकिस्तान को यहां तक कि अपने संगठनों से जोड़ भी लेता है, नए नए तरह के संगठन बनाए जाते हैं नाटो की तरह। फिर बाद में आप देखें कि जब अमेरिका ने 2001 के बाद जब अमेरिका को लगा कि अभी तो गलत हो रहा है, स्ट्रेटजी गलत, भारत से जुड़ना शुरू किया, तो फिर आपका चीन के साथ जुड़ना शुरू कर दिया उसने। चीन की स्थिति क्या कि तिब्बत पे कब्जा किया। अब अगर तिब्बत पे कब्जा, चीन के अंदर कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ 1949 में, और चीन का पहला ही जो साम्राज्यवादी विस्तार था वो तिब्बत के ऊपर हुआ, 17 सूत्रीय कार्यक्रम के द्वारा कब्जा कर लिया, कंट्रोल कर लिया। अगर तिब्बत पर कब्जा ना हुआ होता तो आज चीन हमारा पड़ोसी ना होता। चीन का पड़ोस, और नए तरह के बॉर्डर के डिस्प्यूट निकल कर आए, तो न्यू इंपीरियलिज्म के कारण हुआ। और आज भी उसका सिंपल सा कहना है उसका यह है कि वो अरुणाचल प्रदेश पर भी कंट्रोल करेगा। मैं आपको दिखाऊंगा, उसने घोषित, उसकी जो पीपल्स आर्मी है, जो चीन की आर्मी है, उसके घोषित 6 टारगेट हैं 2050 तक के। जब मैं चीन का आपको पढ़ाऊंगा तो 6 आपको टारगेट बताऊंगा कि 6 टारगेट उन्होंने घोषणा करके कि 6 हमारे टारगेट हैं, ये हम टारगेट पाके रहेंगे। बताइए, उसमें साउथ चाइना सी भी है, वो सॉरी ये अरुणाचल प्रदेश भी है हमारा, साउथ तिब्बत बोलता है इसको। तो हमको लेकर झगड़ा है, तमाम तरह की चीजें। तो ये था न्यू कॉलोनिज्म और न्यू इंपीरियलिज्म। और पाकिस्तान ही प्रभावित नहीं हुआ इनसे, इन्होंने और देशों को प्रभावित किया। जैसे हमेशा श्रीलंका को प्रभावित, अमेरिका से बहुत प्रभावित रहा, यूके से बहुत प्रभावित श्रीलंका रहा। अब चीन इन्फ्लुएंस लेने का प्रयास कर रहा है। अब देखिए, आपका जैसे मैंने कहा ना, आपका हम्बनटोटा पोर्ट की वजह से हमको लेना पड़ा मटाला एयरपोर्ट। मालदीव में हमको बहुत बड़ी मुश्किल हुई, आई मीन अब वो मैं बताऊंगा मालदीव के समय कि मोहम्मद शोली की गवर्नमेंट को वापस लाना, जिससे वहां पर शांति हो, भारत के फेवरेट गवर्नमेंट बने, ये बहुत मुश्किल कार्य था। आज पाकिस्तान को अगर पीछे से चीन का पुशअप मिलना बंद हो जाए, उसका बैक मिलना बंद कर जाए, चीन पाकिस्तान खड़ा हो पाएगा हमारे सामने? कदाचित भी नहीं, हिम्मत ही नहीं है। और यही आप देखिए अफगानिस्तान में पहले आपका ब्रिटेन के साथ ग्रेट गेम हो रहा है, फिर 79 में आपका यूएसआर आ जाता है, यूएसआर का ग्रेट गेम होता है, फिर 2001 में वहां पर आपका अमेरिका आ जाता है। यानी कि हमारा जो गेटवे है, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया का जो सेंटर पॉइंट है, इसको अफगानिस्तान कहा जाता है सेंटर ऑफ एशिया। आप देखिए, सेंट्रल एशिया से भी जुड़ रहा है अफगानिस्तान, वेस्ट एशिया से भी जुड़ रहा है, इसके अलावा आपका साउथ एशिया से भी जुड़ रहा है, वहां पूरा डिस्टर्बेंस रहा। और आप देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन सुपर पावर की दखलंदाजी वजह से ये एपी सेंटर बन गया टेररिज्म का। मुजाहिदीन कहां से पैदा हुए? पैदा कहां से? अफगानिस्तान से। फिर वही तालिबान उन्होंने बनाया। फिर अलकायदा भी दुनिया में बन रहा था, अलकायदा भी दुनिया से घूम फिर कर कहां पर बैठ गया, वहीं बैठ गया। आज आईएसआईएस बैठा है, हक्कानी नेटवर्क बैठा है, तमाम तरह के संगठन आप देखिएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये किसके कारण हुआ? ये इन्हीं देशों की इन्वॉल्वमेंट के कारण हुआ। तीसरा कारण देखें आप, विशाल विषमता। यानी कि हम देखें तो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा क्या विषमता है, जो मैंने अभी कहा भी कि राजनीतिक कारणों से आप देखें
सामाजिक कारणों से देखें, धार्मिक कारणों से देखें, तो कई आधार पर यहाँ पे क्या विषमता है। यहाँ पे उस तरह की विषमता नहीं है, समता नहीं है जैसे यूरोप के अंदर है। यहाँ पर विषमता बहुत आधार पर है। जैसे भारत के अंदर ही बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो ये डाइवर्सिटी केवल भारत के अंदर ही, पूरे साउथ एशिया के अंदर है। पूरे साउथ एशिया के अंदर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, आपका जनजाति, निर्जाति, अनेकों आधार पर क्या है, आपको चारों, मैं जिस जाति का बोलता हूं तो प्रजाति जिसको हम रेस बोलते हैं, जनजाति यानी कि ट्राइब्स बोलते हैं, एथनिसिटी यानी कि आपका क्या बोलते हैं, निर्जाति बोलते हैं, कास्ट यानी कि जाति बोलते हैं, चारों आपको यहां पर मिलेंगे दक्षिण एशिया के अंदर। आपको इसके अलावा धर्म के आधार पर मिलेगा, झगड़ा मिलेगा, भाषा के आधार पर झगड़ा मिलेगा, विचारधारा के आधार पर कॉन्फ्लिक्ट मिलेंगे। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट के तो झगड़े सुनकर ही आप रह जाएंगे कि वहां पे एक एथनिक पहचान के कारण झगड़ा हो रहा है। वहां पे कोई जाति धर्म का झगड़ा ही नहीं है, एथनिक पहचान। और कई सारे वहां पे आंचलिक परिषद उनको चाहिए, बोडोलैंड चाहिए, गोरखालैंड चाहिए, पता नहीं कितने वहां पे लैंड चाहिए उनको, झगड़े के कारण। और ये स्थिति पूरे इस रीजन की बनी हुई है। तो ये बहुत सारी विविधता क्या है, बहुत दिक्कत करती है। फिर आपका डोमेस्टिक पॉलिसी, पाकिस्तान और नेपाल की डोमेस्टिक पॉलिसी क्या करती है, इस क्षेत्र को भी डिस्टर्बेंस में ला देती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ओली गवर्नमेंट क्या थी, ओली गवर्नमेंट फालतू के स्टेटमेंट दे रही थी ताकि उसकी गवर्नमेंट बची रहे। मतलब ये तक बोल दिया कि जो कोविड है वो इंडियन वेरिएंट बहुत नुकसानदायक है, नेपाल में उसकी वजह से आ रहा है, यहां पर इंडियन से लेकर आ रहे हैं। और तो और मतलब ऐसे मुद्दे उठाए जिनका कोई मतलब नहीं था। जैसे आपका राम जी का मुद्दा उठा दिया कि राम यहां पर पैदा हुए थे, और पता नहीं क्या क्या मुद्दे उठा रहे थे। नए नए मानचित्र बना दिया गया। स्थिति तो ये हुई कि मानचित्र पहले प्रकाशित कर दिया गया, बाद में उन्होंने कहा भाई इसका कुछ क्लेम तो लाओ, उन्होंने हम ढूंढ के दे रहे, समिति बन गई है, नए नए क्लेम ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन पहले जैसे वही केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री है कि बस कुछ भी बोल दो, अभी दावे करते रहो, फिर बाद में मतलब क्या कि इतने मतलब इस तरह की चीजें हैं। यही बात नेपाल ने की। हमने कहा देखो हमारे पास तो ये प्रमाण है, नेपाल कोई प्रमाण ही लेके आज तक नहीं आ पाया कि भाई किस आधार पर आप कह रहे हैं। तो हम बताऊंगा जब मैं भारत नेपाल के बीच में जो काला पानी लिपुले का जो विवाद था, हम बताऊंगा क्या क्या फैक्ट्स निकल कर आए थे। आपको आश्चर्य होगा कि बाद में वहां पर कमेटी बने, मतलब आपसे कि वहां संविधान संशोधन करने के बाद, संसद में पारित कराने के बाद, उसके बाद समिति बनी कि हम अपने दावे को कैसे मजबूत करें, इसके लिए प्रमाण ढूंढिए। होना ही चाहिए कि पहले आपके पास अच्छे खासे प्रमाण हो, तब उसके बाद आप बातों को रखें। और ये मैं आपको दिखाऊंगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल, देखिए मैं मैगजीन किताबों की बात ही नहीं करता, मैं तो जो बात बोलता हूं आपको दिखाऊंगा, जब आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल सही बात है। किताब मतलब मैं देखता हूं कि किसी ने जिक्र ही नहीं किया उन चीजों का, जो बातें वहां पे होनी चाहिए थी, जो बताई जानी चाहिए थी। चलिए, लैक ऑफ विजनरी लीडर्स, आप देखेंगे यानी कि जो एक दूरदर्शिता होनी चाहिए लीडर्स में, वैसी है ही नहीं। सारे के सारे देश चाहे चाइना कार्ड खेलेंगे, अमेरिका कार्ड खेलेंगे, इंडियन कार्ड खेलेंगे, प्ले करते रहते हैं। मोस्टली मैं नेपाल को बोलता हूं, श्रीलंका को बोलता हूं। श्रीलंका भी अच्छी खासी बार्गेनिंग करता था हमसे कि हम चीन से बात कर लेंगे और आप नहीं आएंगे तो। मैं एक मूवी देख रहा था, मैं मूवी का नाम तो भूल गया, उसमें दिखाया गया इंदिरा गांधी जी का रोल दिखाया हुआ उस मूवी के अंदर। तो श्रीलंका गवर्नमेंट इंदिरा गांधी से बार्गेनिंग कर रही है कि अगर आप हमें ऑफर नहीं देंगे, सही तरीके से हमारे व्यवहार ये वाला नहीं करेंगे, ये डील आप नहीं करेंगे, तो हम ये डील चीन से करेंगे। तो मजबूरी में भारत को किससे करनी पड़ी, श्रीलंका से करनी पड़ी। अब लॉन्ग टर्म अगर विजन हो कि भाई जिसने अपने, भारत ने तो कोई साम्राज्यवादी सिक्किम को लेकर बैठ जाते हैं, ये जितने नेबर कंट्री क्या करते हैं, सिक्किम कि देखो सिक्किम को तुमने मिलाया, तुमने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। आप ये नहीं देखते कि किन परिस्थितियों में क्या क्या हुआ। सिक्किम पर हमने कब्जा जानबूझकर नहीं किया, सिक्किम हमारे प्रोटेक्शन में था। नेपाल भूटान के साथ हमारी ट्रीटी है, भूटान ने कहा जी हमें वो ट्रीटी नहीं करनी। 1949 में भारत के साथ भूटान की ट्रीटी हुई थी, जिसको मैं हमेशा ही बोलता हूं, जो ट्रीटी हुई थी उस ट्रीटी में सिंपल सा ये था कि भूटान की जो एक्सटर्नल सोवरेंटी है, ध्यान दीजिएगा, सोवरेंटी दो तरह की हो गई आपकी, एक इंटरनल सोवरेंटी, एक आपकी एक्सटर्नल सोवरेंटी। यानी कि भूटान की फॉरेन पॉलिसी में मेंशन था, क्लियरली मेंशन था उस ट्रीटी के अंदर 1949 में जो भूटान के साथ आई थी। उसमें क्या लिखा था कि इंडिया गाइड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द भूटान। भूटान बाद में बोलता कि साहब हमको वो ट्रीटी खत्म करनी है, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद गाइड करेंगे। 2007 हमने खत्म कर ली, हमने कहा कोई इशू नहीं, आपकी हमारी दोस्ती रहनी चाहिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमने फिर से फ्रेंडशिप की, दोस्ती की,
आज भूटान और भारत के बीच में मित्रता संधि है, फ्रेंडशिप ट्रीटी है 2007 में। नेपाल आज कहता है कि हमसे भी संधि, नेपाल के साथ 1950 में संधि हुई थी, भारत नेपाल मित्रता संधि 1950 में। नेपाल बोलता है कि उस संधि को तोड़ दे, खत्म कर दें, हम खत्म नहीं कर रहे हैं। कारण क्यों? क्योंकि नेपाल चाइना कार्ड खेलता है, भूटान नहीं खेलता चाइना कार्ड। तो भारत ने अब सिक्किम को हमने 1950 में सिक्किम ने हमसे कहा, सिक्किम के राजा ने, कि साहब आपने नेपाल से तो ट्रीटी कर ली, भूटान से आपने ट्रीटी कर ली, हमें तो आप अपने में मिला लो, हमसे ट्रीटी का क्या मतलब, हम तो छोटे से ही हैं। तो हमने कहा नहीं, आप हमारे प्रोडक्शन में आ जाइए, हम आपको प्रोडक्शन देंगे। अब सिक्किम के आंतरिक हालात ऐसे बिगड़े कि इंडियन फोर्सेस वहां पर जाना पड़ा, और जाने के बाद सिक्किम में वहां पर क्या हुआ, आपका प्लेबसाइट हुआ। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 1975 की। और जब 1975 में वहां पर प्लेबसाइट हुआ, प्लेबसाइट में 97.5% पॉपुलेशन ने इन द फेवर ऑफ इंडिया वोटिंग किया। तो भाई सिक्किम को हम ना मिलाते तो क्यों ना मिलता। हमने कोई जोर से थोड़ी कि वहां पे सिक्किम में हमने लड़ाई लड़ी। सिक्किम में तो हम इसलिए गए थे कि वहां पे जो इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ था, हमको बाकायदा राजा ने ऑन पेपर हमको बुलाया गया, मिलाने के लिए बुलाया गया, और पूरा हमने अच्छे से किया। आज कश्मीर पे कोई हमारा अवैध कब्जा बोल ही नहीं सकता। भाई विलय पत्र पर साइन हमने करवाए हैं, अवैध कब्जा तो पाकिस्तान का है। अब देखिए डिप्लोमेसी होती है, पॉलिटिक्स होती है, वो एक अलग वजह है, वो एक अलग कारण है, लेकिन पेपर तो हमारे पास है ना जी। अब पेपर साइन कैसे भी करे वो वजह अलग, उसको मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, चर्चा ही नहीं कर रहा हूं। तो कोई हम पर ये कहे कि तुमने ये गलत किया, तुमने ये सही किया, कैसे कह सकता है, जबकि वो उसको भूल गए। और जो खुलकर कह रहा है चीन कि पाम फिंगर थ्योरी के नेपाल, भूटान, सिक्किम हमारे हैं, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश हमारे हैं, हम इसको मिलाएंगे। तो जो ओपनली हमने तो कभी नहीं कहा कि नेपाल हमारा है, भूटान हमारा है। तो बात यह है कि हमेशा विजनरी नहीं है, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किसकी संस्कृति क्या है। भारत की कभी भी इंपीरियलिज्म, भारत को साम्राज्यवादी बोलते हैं। मैं बहुत सारी मेरी यूट्यूब पर वीडियो है, आप उस पर नेपाल की जो मैंने 7-8 मैंने कई बार शुरू किया था कि हर देश के ऊपर बहुत ही डिटेल से वीडियोस बनाऊं और अच्छे से बनाऊं। तो मैं अभी तक नेपाल, श्रीलंका पे ही काम कर पाया, समय नहीं मिल पाया कि मैं बहुत डिटेल से सबके लिए वीडियोस बनाऊं। तो मैंने जो नेपाल वीडियो बनाई उस पर नेपालियों के बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं, और मुझे खूब अच्छी अच्छी बातें उन्होंने सुना रखी हैं कि भारत की नेचर जो है साम्राज्यवादी है, भारत कब्जा करना चाहता है। अब ये किसने भरा इंजेक्शन? ये चीन के द्वारा दिया गया इंजेक्शन है। आज चीन नेपाल में मंदारिन लैंग्वेज सिखा रहा है। क्यों सिखा रहा है? ताकि नेपाल के बच्चे वहां पर क्या सीखें, मंदारी लैंग्वेज सीखेंगे तो मंदारी लिटरेचर पढ़ेंगे, और जब मंदारिन जो लैंग्वेज है उस लिटरेचर को जब पढ़ेंगे तो क्या होगा, वो चीन के साथ ज्यादा नजदीक से जुड़ेंगे। भाई कल्चर से जुड़ने का आधार क्या बनता है? लिटरेचर एक बहुत बड़ा आधार होता है। आप कैसे बोलेंगे कि आपकी संस्कृति में जब आप रामायण, गीता, महाभारत पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वही तो आपके अंदर कल्चर। प्रातः काल उठिए रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। तो आपको पैर छूना कौन सिखा रहा है? आपकी रामायण सिखा रही है कि सुबह उठकर माता पिता के सो गए, प्रणाम कीजिए, गुरु को प्रणाम कीजिए, पैर छूइए। तो ये तो आपकी पुस्तक है। तो लिटरेचर पढ़ाना चाह रहा है, लिटरेचर पढ़ लेंगे तो फिर क्या होगा, चीन के गुणगान गाएंगे, बाहर से दूर हटेंगे। ये तरीका वो बना रहा है। विचारधारा वहां पर उसने कम्युनिस्ट पहुंचाई दी है। नहीं तो जिस समय आपका 1950s की हम बात करें तो वहां पर कम्युनिस्ट विचारधारा थी नहीं, कांग्रेस थी वहां पर, नेपाली कांग्रेस। जब भारत के नेशनल मूवमेंट से प्रभावित होकर वहां पर नेपाली कांग्रेस बनी थी। तो बात कुल मिलाकर विजनरी लीडर्स की कमी है। ये नहीं देख पा रहे हैं कि कौन आपके हित में रहेगा, कौन आपके अहित में रहेगा। भारत ने हमेशा एग्जाम्पल दिए हैं, चाहे वो भूटान का एग्जाम्पल दिया हो, चाहे श्रीलंका का, बांग्लादेश का एग्जाम्पल दिया हो, लेकिन तब भी वो देखने को तैयार नहीं है, सिर्फ कार्ड खेलते रहते हैं। भारत की पॉलिसी क्या रही दोस्तों? भारत ने हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ बेटर रिलेशंस बनाने के लिए क्या पॉलिसी का अडॉप्ट किया? पहले तो पंचशील को हमने, पंचशील के अलावा क्या आपका गुजरात डॉक्ट्रिन, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, हमने इसको शुरू किया। आप देखिए कि मालदीव के साथ, भूटान के साथ, इन सभी पॉलिसीज का परिणाम ये रहा कि मालदीव, भूटान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, बांग्लादेश के साथ गुड रिलेशन है, श्रीलंका के साथ नॉट बैड। सिर्फ इश्यूज किसके साथ में दोस्तों? आपके पाकिस्तान और नेपाल के साथ। साथ में आप चाइना भी लिखिए यहां पर, इनके साथ आपके इश्यूज हैं। टेंशन का रीजन क्या है? एक तो स्ट्रक्चरल इश्यूज है, साथ में इंटरनल इश्यूज। जो मैंने बताया, स्ट्रक्चरल आपका बॉर्डर इश्यूज है,
कि बॉर्डर इशू तय नहीं हो पाया कश्मीर का, वो एलओसी हमको बनानी पड़ गई। उधर आपका क्या नेपाल के साथ जो आपका बॉर्डर इश्यूज है वो एक इशू बना हुआ है। ये स्ट्रक्चरल इश्यूज में रिवर इश्यूज हो गए, चाहे वो सिंधु का इश्यू हो या और रिवर का इश्यूज हो। फिर आपका इंटरनल इश्यूज, जो उनके इंटरनल पॉलिटिक्स मैंने आपको बताई थी कि उनकी आंतरिक राजनीति, पाकिस्तान की तो आप समझते ही हैं। अब तरीका क्या है कि हम साउथ एशिया में जितने हमारे कंट्रीज में, ओवरऑल की बात कर रहा हूं, कि सभी के साथ अपने बेटर रिलेशंस को हम क्या करें, डेवलप करें, और ताकि इन सभी के साथ हम क्या करें, अच्छे रिलेशंस बनाएं। क्या तरीका अपनाएं? तो तरीका यही बेटा, यही आपको लिखना है कि हम डायलॉग करें, एड्रेस करें, इनके जो कंसर्न है उनको देखें कि भाई कहां पर कंसर्न हो सकते हैं, इनके क्या मुद्दे हैं, क्या इश्यूज हैं, इनके डेवलपमेंट में हम क्या करें, हेल्प करें, हेल्प करनी चाहिए। और जो कमिटमेंट, ये मैं जरूर ध्यान दूंगा, बोलूंगा कमिटमेंट, लेकिन मैं कहूंगा कि देखिए भारत की भी मजबूरी है, भारत के भी इश्यू है। होता यह है कि भारत जो कमिटमेंट करता है, जैसे अफगानिस्तान में कमिटमेंट किया कि हम आपका इतना डेवलपमेंट कर देंगे, ये पुल बना देंगे, नदी, जो भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम वो टाइमली पूरा नहीं कर पाते। उससे नाराजगी क्या होती है, इन देशों में होती है। लेकिन इस बात को भी ये देश नहीं समझते हैं कि भाई इंडिया में फंड का क्राइसिस होगा तभी वो पूरे नहीं कर पा रहा है। तो वे सोचते हैं कि भारत जो बेवफा है, मतलब हमारी मजबूरी नहीं समझता। मैं हमेशा बोलता हूं कि एक लाइन है कि जी तो बहुत चाहता है कि सच बोलूं, मगर क्या करूं, हौसला नहीं होता, और कोई तो मजबूरी रही होगी, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता। तो हमारी मजबूरी समझने को तैयार नहीं है, बस देखते हैं कि चीन पैसा रखा तो चीन का ले लेंगे। मित्रता है तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, समझना पड़ता है भाई अभी थोड़ा सा फंड के क्राइसिस होंगे, कुछ इश्यूज होंगे। नहीं तो आप अच्छे से याद कीजिएगा, जब हमने मेक इन इंडिया पॉलिसी लॉन्च की, मुझे अच्छे से याद है, मेक इन इंडिया जो पॉलिसी थी वो 25 सितंबर 2014 को लॉन्च की गई थी। और लॉन्च करने के बाद 2015 में आप देखें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर किसी देश में एफडीआई आया तो भारत में आया, सबसे ज्यादा एफडीआई आया 2015 में। खूब हमारे यहाँ पे एफडीआई आया। आप देखेंगे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में दोस्तों आया। और जब इंडिया में इतना सारा इन्वेस्टमेंट आया तो हमने पूरा दबा कर 2015 का आप देखेंगे, चाहे भूटान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, हमने खूब पैसा वहां पर दिया, चाहे वो ग्रांट के रूप में दिया हो, हमने ऐड दिया हो। और 2015 में तो कहा गया कि भारत ने ऐड डिप्लोमेसी खेली। ऐड डिप्लोमेसी सिंपल सी बात थी, हमारे पास आया तो हमने दिया पड़ोसियों को। ये होता भी तो है, दिवाली जिस साल बहुत अच्छी रही, घर में फायदा बहुत अच्छा हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, दिवाली मतलब सीजन अच्छा निकला, घर में खेती अच्छी हुई, कुछ हुई, तो हम मिठाई का 1 किलो का डिब्बा देते हैं। अगर कम हुआ तो आधा किलो का डिब्बा हो जाएगा, सिंपल सी वही बात है। तो हमने पूरा प्रयास किया। तो फिर भी आवश्यकता है कि हम जो कमिटमेंट करें उनको हम लोग क्या करें, टाइमली पूरा करें। सजेशन दे रहे हैं, भारत को टैक्टिकल गेम के बारे में सोचना चाहिए, मतलब टैक्टिकल गेम के बारे में, यानी सामरिक खेल, कि किस प्रकार से सामरिक चीजों को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, आपको एरिया ऑफ कंसर्न पे ध्यान देना चाहिए। एक तो कोर एरिया और एक फ्लेक्सिबल एरिया। देखिए ध्यान समझिएगा, जो कोर एरिया है उनको अलग कर दें हम लोग, कि भाई इस पर तो हम बात अलग तरीके से करेंगे। मान लो जैसे भारत का पाकिस्तान के साथ बात है, कश्मीर का एरिया है, तो कश्मीर को कोर एरिया बना देंगे, तो कश्मीर की बात छोड़ दो, हम और मुद्दों पे काम बात करते हैं। चलो व्यापार में बात कर लेते हैं, हम तुम्हारे साथ करतारपुर कॉरिडोर में बात कर सकते हैं, और बहुत से तमाम मुद्दों में बात कर सकते हैं। कश्मीर का मुद्दा अलग कर दे। तो जो फ्लेक्सिबल इश्यूज हैं उनके ऊपर क्या करें, हम लोग बातचीत करें, डायलॉग करें, और उन पर हम आगे बढ़ें। तो ये हम एक तरह से क्या दे सकते हैं, तो सुझाव दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा एक आपको पूरा ओवरऑल साउथ एशिया का मैंने आपको बताया कि साउथ एशिया में इस प्रकार से भारत लेके चले। तो अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसके बाद भारत, और अब हम सब नेबर कंट्रीज को लेंगे। तो ये मैंने को ओवरऑल आपको बताना था कि भाई पूरा सभी नेबर कंट्रीज के साथ में मैंने ओवरऑल आपको बताया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत काम का रहेगा, और आप इसको आपके लिए काम का रहेगा। चलिए अब हम जो दोस्तों बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग अफगानिस्तान की। अब एक एक कंट्री को हम लोग देखते हैं और एक एक कंट्री को हम लोग लेंगे, उससे चीजें आपको और ज्यादा अच्छे से स्पष्ट होंगी। एक तो जब भी हम किसी भी कंट्री को देखेंगे, चाहे हम अफगानिस्तान को देखें,
भारत को देखें, भूटान को देखें, किसी भी कंट्री को अगर हम देखेंगे तो उस कंट्री को देखते हुए दोस्तों उसकी हमेशा लोकेशन पर जरूर ध्यान देंगे, और वही लोकेशन क्या करेगी, उसको महत्वपूर्ण बनाती है, उसको सभी देशों के लिए क्या बना देती है, इंपोर्टेंट बना देती है। और उसी का एक रीजन होता है कि सभी देश में क्या लेते हैं, रुचि लेते हैं। तो यही बात आपकी किसके लिए आती है, अफगानिस्तान के लिए भी आती है। तो ये है आपका अफगानिस्तान बच्चों। चलिए, तो आज हम पहले अफगानिस्तान की चर्चा करेंगे और अफगानिस्तान को समझने का प्रयास करेंगे। हाँ बेटा, लिखा हुआ पीपीटी भी मिल जाएगा आपको, और जो मैं दूसरी पीपीटी दिखाता हूँ वो भी आपको मिल जाएगा। कोई आप बिल्कुल देखिए, नोट्स को लेकर, कंटेंट को लेकर आपको कोई तनाव नहीं लेना है। बुक भी आपको मिलेगी, सब चीज आपको मिलेंगी, बस आप तो मन लगा के पढ़ते रहिए, और कोई भी दिक्कत है आप बताते रहिए, आपको हम सॉर्ट आउट करते रहेंगे, ठीक है ना। तो आपको उस तरह का बेटा इश्यू नहीं लेना है, पढ़ाई को लेकर पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ये बेटा आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को ये कहा जाता है कि अफगानिस्तान जो है बेटा, थोड़ा सा पहले मैं अफगानिस्तान का परिचय दूंगा और ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब तक आप किसी भी देश को समझेंगे नहीं, उसकी घरेलू इंटरनल पॉलिटिक्स कैसी है उसको भी समझना जरूरी है, उसकी दुनिया में इंपॉर्टेंस क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फॉरेन पॉलिसी। देखो फॉरेन पॉलिसी, मान लीजिए मुझे एक सिंपल से मैं बोलता हूं, देखो अब हम 2 बटे जा रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। अब तक जो हमने पढ़ा उसका हम लोग क्या करेंगे, एक तरह से केस स्टडी हो जाएगी आपकी फॉरेन पॉलिसी की। मुझे किसी भी देश के किसी भी को मुझे अपना मित्र बनाना है, तो मैं मित्र बनाते समय उसको क्या देखेंगे आप। देखिए, मैं भावना की बात नहीं कर रहा, इमोशंस छोड़ दीजिए। इमोशंस ऐसे होते हैं कि कोई सामने से निकला और थोड़ा सा प्रभावी से लगे, अट्रैक्टिव लगे, तो हम लोग चलो जब भी कोई देखूं मेरा वो वाला गाना नहीं, वो तो एक अलग बात हो गई ना, वो तो भावनात्मक पहलू हो गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं ना। वो मैंने कहा आईआर में इमोशंस नहीं, भावना नहीं। तो आप मित्र जब बनाएंगे तो देखेंगे कि भाई व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, समाज में, सोसाइटी में इसकी रेपुटेशन कैसी है। तो जब समाज में मूल्य उसकी रेपुटेशन देखेंगे, यानी कि विदेश नीति उसकी भारत के साथ कैसे संबंध है, व्यवहार कैसा है, किसके अंदर क्या चल रहा है, इंटरनल क्या, उसकी फैमिली कैसी है, ये तो चीजें देखेंगे। फैमिली में जैसा कई बार पहले आपको तो नहीं पता होगा कि सब लोग, मैप नहीं दिख रहा, ऐसा क्यों भाई, दिखना चाहिए। लाइन तो दिख रही होगी बेटा, लाइन जो मैंने खींची वो तो दिख रही होगी ना। आप बात को सुनिएगा, बाकी आप मैप तो अपने पास भी खोल सकते हैं बेटा, उसको मैप को सामने रख सकते हैं, है ना। ये आपके पास पीपीटी आई जाएगी तब देख लीजिएगा। हाँ पूजा, मैं बताऊंगा बेटा, जो आपके क्वेश्चन है उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना, सबको मैं बताऊंगा, कोई इश्यू नहीं है। चलिए मैंने कहा ना कि एक सेशन भी हम लोग रख लेंगे जिसमें मैं आपके केवल डाउट से लूंगा, आपके जो भी क्वेश्चन हैं उनके लूंगा, ठीक है। और आज शुरू कर लें, थोड़ा सा क्या ना कि टॉपिक शुरू कर लें, तो फिर मैं इसको आपको जल्दी कल में ही रख लेंगे, कल परसों में रख लेंगे। जून सेशन तो मैंने कहा सैटरडे संडे को रखेंगे, बाकी एक सेशन में सिर्फ मैं आपके डाउट्स लूंगा, आपके क्वेश्चंस लूंगा, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब आप रखिएगा, मैं उनको सबको लूंगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि हम फ्रेंडशिप करते हैं तो उस चीज को देखते हैं। तो पुराने लोग जब शादी विवाह करने जाते थे तो यही देखते थे कि घर में कौन कौन लोग हैं, घर का माहौल कैसा है, कि घर में पापा मम्मी पढ़े लिखे हैं या नहीं है, भाई बहन है तो वो क्या कर रहे हैं, वो सब पूछते थे। फिर आसपास में मोहल्ले में पता करते थे भाई इनका व्यवहार कैसा है। उसके बाद वो क्या करते थे, रिश्ता करना है या नहीं करना तय करते थे, यही होता था, बस यही विदेश नीति। हमें भी थोड़ा देखना है कि भाई ये देश जो है इसका दुनिया में इंपोर्टेंस क्या है, दुनिया इसमें कितनी रुचि लेती है। अगर कोई देश को, देखो सिंपली बात समझिएगा, किसी देश के अंदर दुनिया ज्यादा इंटरेस्ट लेगी तो हमको वहां पर संबंध बनाने में दिक्कत होगी। भाई मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई भी पुरुष महिला कोई भी अगर है, अगर उससे दोस्ती करने वाले ज्यादा लोग हैं तो जाहिर सी बात है आपको उससे दोस्ती करने में दिक्कत होगी, क्योंकि दिमाग थोड़ा अप होगा, आप नहीं कर पाएंगे दोस्ती अच्छे से। लेकिन देखिएगा भाई कम लोग लाइक कर, ज्यादा नहीं है
तो आपको आसानी से आपकी दोस्ती हो जाएगी, वही वाली बात है। तो एक तो आपको देखना पड़ेगा कि दुनिया में उस देश का इंपोर्टेंस क्या है, कि वो कितनी महत्ता रखता है, कितना इंपोर्टेंस रखता है। अगर इंपोर्टेंस रखेगा दुनिया के लिए तो दुनिया ज्यादा अट्रैक्ट होगी, ज्यादा से। एक तो ये बात, और दूसरा उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स कैसी है, उसके इंटरनल क्या चलता है, तो उसी के आधार पर अपनी क्या करेंगे, फॉरेन पॉलिसी का निर्माण करेंगे। उस खास देश के साथ आप कैसे व्यवहार करना है, इन दो बातों पर निर्भर करेगा। तो मैं उसी बात को बेटा बात कर रहा हूं अफगानिस्तान को लेकर। आइए हम अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान को मैंने कहा अफगानिस्तान इज द सेंटर ऑफ एशिया। क्यों? अफगानिस्तान से आप इधर चलिए तो आप दक्षिण एशिया में प्रवेश कर जाएंगे। 70 साल पहले तो यह था कि अफगानिस्तान का मतलब क्या है, भारत में प्रवेश करना। पाकिस्तान तो था ही नहीं भाई। आप 1947 में कोई पाकिस्तान था नहीं था। मैं भारत के लिए भी इंपोर्टेंस की बात करूंगा कि अफगानिस्तान की इंपोर्टेंस भारत के लिए क्या है, वो भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन अभी आप समझिए, तो यानी कि आप साउथ एशिया में एंट्री कर जाएंगे। आप अगर अफगानिस्तान में बैठे हैं तो आप इजिली सेंट्रल एशिया यानी कि आपका किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन सब से आप देखेंगे तो तजाकिस्तान से अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो करीब 1300 किलोमीटर, यानी कि जो ये वाला बॉर्डर है आपका, ये वाला बॉर्डर करीब आपका बैठता है बेटा कितना, 1300 किलोमीटर, तकरीबन 1300 किलोमीटर है ये तजाकिस्तान से इसका जो बॉर्डर है, 1300 किलोमीटर। इसी तरह आप देखेंगे उज्बेकिस्तान से जो आपका है इसका जो बॉर्डर 137 किलोमीटर। देखिए उज्बेकिस्तान 137 किलोमीटर, उससे भी आपका बॉर्डर शेयर हो रहा है। तुर्कमेनिस्तान से करीब आपका 700 किलोमीटर आपका तुर्कमेनिस्तान के साथ इसका बॉर्डर है। ये कौन से कंट्री है बच्चों? ये सारे कंट्री जो आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। अब बेटा सेंट्रल एशियन कंट्रीज वो हैं जिन्हों गैसेस के प्रचुर भंडार हैं, नेचुरल गैसेस के। अब जाहिर सी बात, दुनिया में क्या होगा, दुनिया का इनके ऊपर क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन होगा ही होगा। तो इस वजह से ये एससीओ के मेंबर हैं, और चीन ने एससीओ बनाया इसलिए ताकि चीन रशिया नहीं, ताकि इनके हमको गैस के जो भंडार हो ले सके। हमारी भी रुचि, आपको जानते होंगे तापी प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन, वो यही हिसाब की आ रही है, अफगानिस्तान हो गया। फिर आप देखेंगे तो वेस्ट एशिया से, वेस्ट एशिया की हम बात करें तो बेटा देखिए ईरान से कितना बड़ा बॉर्डर है। ईरान से आप देखें तो करीब 921 किलोमीटर का बॉर्डर आपका किससे, ईरान से है। और फिर पाकिस्तान की तो कहने ही क्या, पाकिस्तान से करीब 2670 किलोमीटर का बॉर्डर है, 2670 किलोमीटर का बॉर्डर है। तो मीन दैट, इससे मतलब ये निकलता है कि अगर कोई अफगानिस्तान में अवस्थित होगा तो वो इजिली सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और आपका क्या होगा, वेस्ट एशिया को अपने कंट्रोल में, अपने प्रभाव में, अपने इन्फ्लुएंस में रख सकता है, वहां पे गतिविधियों में नजर रख सकता है। तो ये क्या होगा इसकी, ये इसकी क्या हो गई, जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन हो गई, यानी कि जो बहुत महत्वपूर्ण हो गई। तो अगर दुनिया को एशिया पे कंट्रोल करना है, एशिया को अपने इन्फ्लुएंस में रखना है, तो अफगानिस्तान में आगे बैठ जाओ तो पूरे विश्व पे आप वो पूरे एशिया को आप क्या कर सकते हैं, अपने नियंत्रण से कंट्रोल में रख सकते हैं। पहली बात क्लियर हुई दोस्तों। दूसरी बात, आज हम जो ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान देखते हैं, जितने ये सब तान देखते हैं, ये सारे तान किससे, यूएसआर से अलग हुए थे, यानी कि आपका सबके सब ये यूएसएसआर से अलग होकर बने थे। और यूएसएसआर, बात समझ रहे हो दोस्तों, मैं यूएसआर की जब बात कर रहा हूं तो यूएसएसआर यानी कि जो आपका 90 में क्या हुआ, बिखरा। नहीं तो उससे पहले ये सारे के सारे किससे अटैच हो रहे थे, अफगानिस्तान से अटैच हो रहे थे। ये पहले क्या था, रूस था। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, रूस की अगर हम बात करते हैं तो रूस हमेशा उस देश में कहा जाता है, रूस को कहा जाता है कि उसका बहुत ही कम एरिया, अगर हम इधर बात करते हैं कहां पर, आपका ईस्ट में चलते हैं तो ईस्ट में उसका थोड़ा बहुत एरिया, व्लादिवोस्तोक वाला एरिया समुद्र से अटैच करता है, लेकिन वो मोस्टली क्या बर्फ में जमा रहता है, वहां पर आइस रहती है। तो बहुत ही कम समय में, गर्मियों में समय मिलता है जब वहां से वो थोड़ा बहुत ट्रेड करते हैं, या फिर जहां पे आप हम आज क्रीमिया की बात कर रहे हैं तो वहां से थोड़ा बहुत अपना ट्रेड करता है। लेकिन इस पूरे रीजन के लिए तो ट्रेड कर ही नहीं पाता था रशिया। यूएसआर की बात करें तो यहां से हमेशा रशिया ने चाहा कि अगर हमारा अफगानिस्तान पे कंट्रोल होगा तो हम इस रास्ते से कहां पर आ सकते हैं, अरेबियन सी में आ सकते हैं, और यहां से हम ट्रेड करके क्या कर सकते हैं, इन सभी जो हमारा एरिया है इस पर क्या कर सकते हैं, हम अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं।
तो यहां पर दोस्तों दो थ्योरी आती हैं। एक तो थ्योरी आती है, आप देखेंगे, आप अगर अंतरराष्ट्रीय संबंध को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप दो तीन थ्योरी को मैं बता दे रहा हूं, वो जरूरी है आपके लिए जानना। क्या थ्योरी है? हाँ बेटा, एक तो है आपका हार्टलैंड थ्योरी। एक मैकाइंडर हुए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, याद नहीं करना, सुन लीजिएगा। इन्होंने एक हार्टलैंड थ्योरी दी थी 1904 में। इन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी लैंड है जो हमेशा क्या होगी, हार्टलैंड है, जिसको कंट्रोल नहीं किया सकता, कब्जा नहीं किया सकता, जिसमें रूस को, यानी कि जो ये आप रेड कलर का देख रहे हैं, इसको हार्टलैंड उन्होंने कहा था। यानी कि एक ऐसी जगह है जो कब्जा करना बड़ा मुश्किल है, इस पे कंट्रोल नहीं हो सकता। और यही बात थी, आपको याद होगा, हिटलर फंस गया था यहाँ पर जाकर, सर्बिया में गया, और सर्बिया में जाके वहां पे क्या आईसी में मतलब बिल्कुल बुरा हाल उसका हुआ था। रशिया ने उसको मारा नहीं, खुद प्रकृति ने उसको मार दिया। यानी उसकी जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन कह लीजिए इस प्रकार की थी, जियो पॉलिटिक्स की इस प्रकार की थी कि वहां पे वो कुछ कर ही नहीं पाया, उसका मामले खत्म हो गया। तो यानी कि जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन उसकी हो गई सर्बिया की। अब इधर देखिए बेटा, तो ये आपका था 1904 में थ्योरी दी गई कि जो हार्टलैंड में आएगा उसके ऊपर कोई भी कभी भी कब्जा नहीं कर सकता। और यही कारण था कि रशिया पर कभी किसी ने कब्जा कर ही नहीं पाया, इसी वजह से कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन 1960 में एक दूसरी थ्योरी आती है जिसका नाम था रिमलैंड थ्योरी, 1960 में। इसमें कहा गया कि जो देश जो हैं आपके ओशियन के नजदीक होंगे, वही क्या करेंगे, विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। अगर उनका ओशियन से बाउंड्री टच नहीं होगी तो वो डेवलपमेंट नहीं कर सकते, विकास नहीं कर सकते। तो जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं, ये क्या आपका रिम लैंड थ्योरी में आता है। यानी कि भारत विकास करेगा, ईरान विकास करेगा, पाकिस्तान विकास करेगा, ये सब कंट्री क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये इंटरेस्ट का कारण बनेगा, किसके लिए, रशिया के लिए, कि अगर हम अफगानिस्तान के अंदर बैठते हैं तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, चाहे ग्वादर की बात कर लें, चाहे चाबार की बात कर लें, वहां से हम क्या कर सकते हैं, अरेबियन सी से जुड़ सकते हैं। तो ये किस पे इंपैक्ट पड़ेगा, रशिया के, यूएसआर के ऊपर। यूएसआर चाहेगा कि अफगानिस्तान क्या हो जाए, हमारे नियंत्रण में आ जाए, हमारे कंट्रोल में आ जाए, इसलिए वो आगे यहाँ पे बैठ जाएगा। दूसरा बड़ा कारण क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो आपको समझने वाली बात है, जो आपको समझना भी चाहिए। हाँ, अब देखिए, जब यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि रशिया, मैंने 1960 में रिमलैंड थ्योरी की बात की, तो ये रशिया के लिए, यूएसआर के लिए क्या बन गया, अट्रैक्शन का कारण बन गया। वो चाहेगा कि मैं यहां पर आ जाऊं। उस समय क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था। तो कोल्ड वॉर चल रहा है, अगर अफगानिस्तान यहां पर अगर बैठता है, और पाकिस्तान किसका अलाई है, पाकिस्तान अलाई है किसका, आपका अमेरिका का अलाई है। और यहां पर आप देखेंगे ये दोनों देशों को जो अलग करती है, ये एक लाइन अलग करती है जिसका नाम है डोरंड लाइन, जो ब्रिटिश के द्वारा खींची गई थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ये जो बॉर्डर है तकरीबन आप देखेंगे 2660-70 किलोमीटर, मतलब लगभग 2500 किलोमीटर का मान लीजिए। ये पूरा बॉर्डर क्या है, डोरंड लाइन बॉर्डर है। यहां पर रहने वाले अफगानिस्तान में जो पश्तून हैं, पश्तून कहते हैं कि ये डोरंड लाइन गलत है, हम इसको मानते नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब जैसे यहां पे यूएसआर आके बैठेगा, एक तो अमेरिका को तकलीफ होगी कि भैया इस पूरे एशिया के ऊपर उसका नियंत्रण हो गया, कंट्रोल हो गया। दूसरा तकलीफ पाकिस्तान को ये हुई कि अगर रशिया के बैठ जाता है तो रशिया क्या करेगा, इस डोरंड लाइन का सम्मान नहीं करेगा, वो आगे बढ़ेगा और मेरे खैबर पख्तूनख्वा पे क्या करेगा, कब्जा करेगा, कंट्रोल करेगा। तो पाकिस्तान, अमेरिका उसको भगाने की कोशिश करेंगे अफगानिस्तान की वजह से। इसीलिए 1979 में जब यूएसआर यहां पे आ जाता है तो उसके अगेंस्ट मुजाहिदीन को खड़ा करते हैं कौन, अमेरिका और पाकिस्तान। ये आपने बात को समझा। तो सेंटर पॉइंट की वजह से ही हुआ। अब ईरान है, ईरान को भी अगर साउथ एशिया के साथ इंटरेक्शन करना है तो वो भी चाहेगा कि उसका भी यहां पर क्या हो, इंटरेस्ट हो, इन्वॉल्वमेंट हो। और जैसे ईरान का इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान के अंदर आएगा, ईरान प्रभावित करना चाहेगा अफगानिस्तान को, तो ईरान के एंटी कौन है दोस्तों, आपका सऊदी। क्योंकि इस क्षेत्र में अगर हम देखते हैं पूरा आपका वेस्ट एशिया में, तो दो के बीच में कि किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो, ईरान शिया मेजोरिटी का, सऊदी आपका सुन्नी मेजोरिटी का। हालांकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, धर्म राजनीति के लिए यूज होता है, लेकिन धर्म का मतलब राजनीति से नहीं होता। भले ही पाकिस्तान धर्म को आधार बनाकर बना, लेकिन वही पाकिस्तान धर्म को आधार बनाकर अपने आप को बचा नहीं पाया, बांग्लादेश से अलग हो गया।
अगर धर्म आधार था अलग होने का तो बांग्लादेश अलग क्यों हुआ? बांग्लादेश तो पाकिस्तान के साथ रहना चाहिए था। तो यानी कि धर्म आधार नहीं है, धर्म आधार हो भी नहीं सकता, ठीक है ना। तो राजनीति हमेशा धर्म का प्रयोग करती है, धर्म और राजनीति दोनों अलग विषय होते हैं। यहाँ हमको लगता जरूर है कि ईरान और सऊदी में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शिया सुन्नी का, वो एक रीजन हो सकता है, लेकिन बड़ा रीजन क्या है कि इस क्षेत्र में इन्फ्लुएंस, प्रभाव, अपना आधिपत्य, अपनी हेजोनोमी स्थापित करने का संघर्ष, जो चीन का संघर्ष, मैंने कहा सामरिक कॉन्फ्लिक्ट है महत्वपूर्ण, शक्ति हेजोनोमी में आना। नहीं तो आर्थिक सहयोग तो अमेरिका चीन में 200 बिलियन अमेरिकन डॉलर का है, लेकिन सामरिक संघर्ष है कि हम सुपीरियर, वो संघर्ष है, उसके कारण झगड़ा है, विवाद है। तो चलिए, ईरान का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ तो यहाँ पे अफगानिस्तान की लोकेशन के कारण बात समझ में आ रही है। भारत के लिए भी क्या है दोस्तों, भारत को भी अगर जाना है किधर, आपका इन कंट्रीज से अगर व्यापार करना है तो भारत को क्या चाहिए? अफगानिस्तान। पाकिस्तान तो पहले ही आपका क्या विरोधाभासी। दूसरा, भारत के इस बॉर्डर पर भी शत्रु, भारत के इस बॉर्डर पर भी शत्रु। तो चाणक्य का एक सिद्धांत है, मंडल सिद्धांत, चाणक्य का नाम तो सुने होंगे। तो चाणक्य हमेशा बोलते हैं कि अगर कोई आपका शत्रु है तो शत्रु के बैक में हमेशा आपका मित्र होना चाहिए, पहली बात ये। दूसरा क्या है दोस्तों, अगर हम अफगानिस्तान को 70 साल का हटा दें बाद, तो पहले जो ये बाउंड्री है तो भारत के साथ बाउंड्री है, और अफगानिस्तान का वर्णन आपको चाणक्य के अर्थशास्त्र में मिलेगा, अफगानिस्तान का वर्णन आपको हमारे महाभारत में मिलेगा। गंधार नरेश की पुत्री गंधारी, शकुनी मामा कहां से थे? आपके अफगानिस्तान से थे। तो हमारे तो रिलेशन अफगानिस्तान से बहुत पुराने हैं। अब पुराने होने का कारण क्यों है? और अफगानिस्तान को हमेशा, आप जितने भी हमारा पुराना साहित्य पढ़ेंगे उसमें हमेशा सीमांत प्रदेशों में रखा गया है। यानी कि जब भी आक्रमण हुए तो आपके आक्रमण अफगानिस्तान के बाद से ही शुरू हुए। क्यों हुए? क्योंकि हमेशा भारत ने अपनी जो प्राकृतिक सीमा मानी है, और हमेशा जो भारत की प्राकृतिक सीमा रही है, ध्यान सुनिएगा बेटा, साउथ में तो हिंद महासागर रहा, यहां पर आपका है बेटा पामीर का पठार, और पामीर के पठार से देखें तो इधर हिमालय निकल जाता है और इधर आपका निकल जाता है हिंदू कुश। तो जो हिंदू कुश रेंज के इधर है वो अफगानिस्तान है, और हिंदू कुश से इधर की रेंज जब हिंदू कुश पर्वत को पार करते हैं तो कहलाए हिंदू। हालांकि इंडस रिवर सिंधु रिवर का भी कारण है, लेकिन हिंदू कुश पर्वत है, तो हिंदू कुश क्या रहा है? हमेशा हमारी प्राकृतिक सीमा, नेचुरल बाउंड्री रहा है। तो बाहर से जब भी हमारे ऊपर अटैक हुए वो हिंदू कुश पर्वत करने के बाद ही हुए। आपने राजा पोरस का नाम सुना होगा, तो राजा पोरस का बहुत बड़ा लैंड जो था वो पंजाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बहुत बड़े साम्राज्य को ये राजा पोरस का, जब सिकंदर से आमना सामना हुआ तो वो इसी क्षेत्र में आमना सामना हुआ था। तो अफगानिस्तान हमेशा क्या रहा है? लड़ाक का कम्युनिटी रही। भारत के ऊपर जितने भी अटैक हुए वो हमेशा अफगानिस्तान की ओर से हुए और हिंदू कुश पर्वत पार करने के बाद हुए। तो हमेशा आप देखेंगे तो राजा पोरस भी इस बात को बोलते हैं कि अफगानिस्तान, अगर वो साहित्य आप पढ़ेंगे तो राजा पोरस का भी, जैसे मैंने एक दो सीरियल भी देखा, एक दो किताब मैंने पढ़ी, मैं उसका प्रमाणित बात मैं नहीं करता, लेकिन सीमांत प्रदेश एक तरीके से भारत की हमलों को रोकने वाला हमेशा अफगानिस्तान रहा है। मध्यकाल की बातें अलग रही, वो चीजें अलग रही, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो भारत के लिए हमेशा प्राकृतिक सीमा, चाहे वो ब्रिटिश रहे हों, चाहे वो मुगलों का समय रहा हो या प्राचीन समय में चाणक्य का समय रहा हो, सबके माइंड में हमेशा अफगानिस्तान एक नेचुरल बाउंड्री के रूप में रहा है कि अफगानिस्तान जो है क्या है? आपकी नेचुरल बाउंड्री, प्राकृतिक सीमा है। उस रूप में उन्होंने हमेशा अफगानिस्तान को रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा अफगानिस्तान की लोकेशन बताई और उसकी स्थिति को मैंने बताया। चीन का इंटरेस्ट क्यों बैठेगा? चीन का हैवी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, चीन का हैवी इन्वेस्टमेंट है ईरान के अंदर। चीन इन देशों के साथ रिलेशनशिप बना रहा है। और दूसरा मैंने क्या कहा, चीन तो पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है, बेअराई की बात कर रहा है, तो अफगानिस्तान पर उसकी नजर होगी नहीं होगी। अगर भारत के इन्फ्लुएंस में चला जाता है अफगानिस्तान तो ये चीन के लिए भी दिक्कत का विषय होगा। एक तो पाकिस्तान के उसके जो सामरिक संबंध है वो प्रभावित होंगे पाकिस्तान के साथ, और दूसरा भारत उसके बीआरआई को रोकेगा, इनके साथ बेटर रिलेशंस बनाएगा, ईरान को इन्फ्लुएंस मिलेगा, गवादर पोर्ट पर प्रभाव पड़ेगा, चाबार पोर्ट पर प्रभाव पड़ेगा।
कौन सा प्रभाव पड़ेगा? तो चीन के लिए भी क्या बन जाता है? इंटरेस्ट का कारण बन जाता है, रुचि का कारण बन जाता है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा दोस्तों आपको बताया। अब हम थोड़ा सा अफगानिस्तान की बात करते हैं कि अफगानिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। दोस्तों अगर हम अफगानिस्तान की पूरी इंटरनल में पॉलिटिक्स की बात करूं तो अफगानिस्तान की सामाजिक जो संरचना है वो सामाजिक संरचना है एक तरीके से कबीलाई समाज है, कबीला समाज। हम लोग इसको बोल सकते हैं ट्राइबल सोसाइटी। एक ट्राइबल सोसाइटी है। ट्राइबल सोसाइटी कैसी? जो अनेकों क्या है वहां पर ग्रुप्स बने हुए हैं, अनेकों ग्रुप है वहां पर, अनेकों वहां पर क्या है आपके कबीले हैं, अनेकों ग्रुप्स हैं। तो उसमें बहुत सारे ग्रुप हैं, मैं इसको आपको दिखा देता हूं कौन कौन से। पाश्तून, हजारा, उज्बेक, ताजिक, तमाम तरह के वहां पर दोस्तों आपको ग्रुप देखने को मिलेंगे। अब ये जो सबसे बड़ी बात है अगर देखें तो वहां पर पूरे वायरस यानी बहुत सारे आपके वेरियस एथनिक ग्रुप्स हैं। पाश्तून तकरीबन 40%। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, पाश्तून को दूसरा नाम दिया जाता है पख्तून, और पश्तून का ही दूसरा नाम है पठान, और पश्तून का ही दूसरा नाम क्या है? अफगान। तो अफगान यानी कि पश्तूनों की जगह, जैसे मान लो कहा जाता है हिंदुस्तान तो हिंदुओं की जगह, ऐसा फीलिंग आता है ना, हिंदुस्तान हिंदुओं की जगह। तो जैसे अफगानिस्तान कहा जाएगा तो अफगान की जगह। क्लियर? अफगान का मैंने क्या बात समझिएगा, पश्तून कहिए, पख्तून कहिए, पठान कहिए, अफगान कहिए, एक ही बात है, तो उनको पश्तून को ही कहा जाता है। ये तो पश्तून कम्युनिटी ये समझती है कि ये अफगानिस्तान पूरा हमारा, ये हमारी लैंड है। तो पश्तून करीब 40%। बाकी और भी कम्युनिटी हैं, ताजिक दूसरे नंबर ताजिक आपके हैं, उज्बेक हैं, हजारा है, अमीक हैं, तुर्कमान है, बलूच हैं, और कम्युनिटी है, जिसको इस मानचित्र से आप देख सकते हैं। ये बड़ा अच्छा मैंने इसमें आप देखेंगे जो ये आप ये कलर देख रहे हैं, इसको जो ये कलर आप देख रहे हैं, ये जो कलर आप देख रहे हैं, देख रहे हैं कलर, ये पूरा बेटा क्या है? ये कलर है पूरे पश्तून। तो पश्तून को आप देखेंगे तो एक कर्व में बसे हुए हैं, देख रहे हैं कर्व में, यानी कि मोटा मोटा आप देखें तो अफगानिस्तान की पूरी बाउंड्री को उन्होंने क्या कवर किया हुआ है, पूरे बॉर्डर को कवर किया हुआ है। बाकी अदर कम्युनिटी जो है, जैसे ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, रेड कलर में देख रहे हैं, ये हल्का सा पिंक कलर में देख रहे हैं, ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ये और कम्युनिटी है। तो तकरीबन 45 के आसपास परसेंट आपका क्या पश्तून है, तकरीबन 50% ही हो गए, 50%। तो एक तो क्या है कि पश्तून वहां पर क्या चाहते हैं, अपना नियंत्रण करना चाहते हैं, मतलब कंट्रोल रखना चाहते हैं कि हमारी जमीन है, यहाँ पर हमारा ही सत्ता में हम ही क्या होने चाहिए, हम ही रहने चाहिए। और तालिबान में बड़ी संख्या में जो आपको पश्तूनी देखने को मिलेंगे बेटा, तालिबान में जो बड़ी संख्या में देखने को मिलेंगे पश्तूनी मिलेंगे। तो पश्तूनों का ये बेटा आप देखेंगे। हाँ, मैं तालिबान की बात भी करूं बेटा, मैं सब बताऊंगा। तो तालिबान में बड़ी संख्या, और यही तालिबान का एक बड़ा कारण ये भी है। अब जब हम देखते हैं, एक तो बेटा इसमें हजारा जो आप देख रहे हैं पिंक कलर, ये जो रेड कलर आप देख रहे हैं, हजारा को छोड़कर बाकी सारी कम्युनिटी है सुन्नी, ये आपके क्या है शिया। अब जैसे ये हजारा शिया कम्युनिटी होती है तो शिया कम्युनिटी होने के कारण इनका ईरान से लिंक हो जाएगा। तो पश्तूनों को क्या रहेगा कि भाई अगर ये हजारा मजबूत होते हैं तो ये ईरान की सहायता से यहां पर पावर में आ सकते हैं, यहां की क्या करेंगे, पॉलिटिक्स में अपना रोल अदा करेंगे। ताजिक जो है इनके ज्यादा लिंक किससे होंगे, तजाकिस्तान से। आप देखे होंगे कि जब वहां पर आपका तालिबान कंट्रोल करना चाहा तो जो अफगानिस्तान की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उसकी जो फोर्स थी, उसमें जो ताजिक लड़ाके थे या फोर्स में जो फौजी थे वो सब भागकर तजाकिस्तान चले गए थे। इसी तरह बेटा आपका कौन है, आपके उज्बेक किससे आपको जुड़ते हैं, किससे, उज्बेकिस्तान से। एथनिक ग्रुप्स, यानी कि उज्बेकिस्तान में उज्बेक रहते हैं, यहां पर ये उज्बेक है तो इनका एथनिक जुड़ाव इनसे हो गया। तो ऐसे आपके जो अन्य जितने भी आप देखेंगे, तुर्कमेन उनका तुर्कमेनिस्तान से है, तो अलग अलग कम्युनिटी, बलूच है तो उनके बलूचिस्तान से लिंक हो जाते हैं। तो पश्तूनों को ये लगता है कि भाई बाकी जितनी कम्युनिटी है उनके कहीं ना कहीं बाहर वालों से क्या है, लिंक है, तो वो कभी भी क्या कर सकते हैं, हमको अफगानिस्तान में कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, हमारे पास क्या रह जाएगा, हम क्या करेंगे फिर।
तो वो हमेशा क्या करते हैं कि अफगानिस्तान में हमें पावर में रहना है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे तालिबान के थ्रू हो। और जब भी उनको लगेगा कि हमको अफगानिस्तान में किनारे पे किया जा रहा है, तो वहां पर वो तालिबान का सपोर्ट करते हैं या वहां पर वो रिवोल्ट करते हैं। एक इशू वहां पे ये हमेशा बना रहता है। एक तो इशू आपने ये समझा, मेरी बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ये बात आप समझिए। इसी बात को देखते हुए यहाँ पे दो फोटो आप देख रहे होंगे, ये अहमद शाह अब्दाली और अब्दुल रहमान, ये दो फोटो हैं। ज्यादा आपको याद नहीं करना, बस आपको अहमद शाह अब्दाली का नाम याद करना है। ये थे दोस्तों क्या आपके कबीले, और इन कबीलों के अपने अपने क्या है, एक वार्ड लॉर्ड्स, मतलब अपने अपने लीडर। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई छत्रप कह लीजिए, है ना, हमारे यहां पर था ना कि छोटे छोटे रजवाड़े हो गए, तो उस तरह से क्या थे, इनके अपने अपने वार्ड लॉर्ड्स हैं। इसका अपना एक हेड होगा, इसका अपना एक हेड होगा, इसका अपना एक हेड होगा, अपना हेड होगा। और इन हेडों ने अपनी अपनी आर्मी बनाई हुई थी, अपनी अपनी आर्मी रखते हैं पर्सनल, जिसको मिलिशिया बोलते हैं। पर्सनल इनकी अपनी आर्मी है, पर्सनल अपनी मिलिट्री है। और ये लोग क्या करते थे, आपस में लड़ते रहते थे, कबीलाओं की लड़ाई चलती रहती थी आपस में। तो यहां पर ये जो अहमद शाह अब्दाली हैं, ये इसको क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम बनाएंगे अफगानिस्तान को नेशन स्टेट, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, नेशन स्टेट। अब अब्दाली के सामने, अब्दाली को कहा जाता है फादर ऑफ अफगानिस्तान, मतलब अगर अब्दाली का नाम लिया जाता है तो बड़ा ठीक है आपके लिए। आप हम लोग भारत उसको नहीं लेता, क्योंकि भारत का पानीपत की लड़ाई जो सदाशिवराव के साथ जो हुई थी, वो अब्दाली के साथ ही हुई थी, हमारे लिए नहीं उतना। और आपने एक पानीपत वाली मूवी भी देखी होगी, भी आई थी पिछले, एक्टर हीरो जो थे उसके कपूर करके था वो लड़का, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, अर्जुन शायद नाम, जो भी संजय दत्त रोल अदा कर रहे थे इसका अब्दाली का। उसमें दिखाया भी गया, और बड़ा ध्यान से उस मूवी को आप देखेंगे तो उसमें लास्ट में अब्दाली का दिखाया गया कि अब्दाली ने लेटर भी भेजा था कि भाई आपके जो मराठा सरदार थे सदाशिव, जो बहुत बहादुरी से लड़े, तो कारण ये था कहीं ऐसा ना हो कि उस युद्ध के कारण, उस वॉर के कारण आज अफगानिस्तान भारत के संबंध बिगड़े। तो मतलब एक चीज आप देखें कि वहां भी सरकारें, मतलब मूवीज में भी ध्यान रखवाती हैं कि भाई ध्यान रखना कि आज के संबंध खराब नहीं होने चाहिए। उस समय जो हो गया सो, जो हुआ सो हुआ, आज तो ध्यान रखना कि आज संबंध खराब नहीं होने चाहिए, अगर आपने देखी हो तो, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे अफगानिस्तान के अंदर, हाँ, अहमद शाह अब्दाली, अब नेशन स्टेट बनाना है, तो नेशन स्टेट कैसे बनाए। अब मैंने एक बात आपको कही थी कि नेशन स्टेट बनने के लिए आपको कुछ एक चीज चाहिए जिससे आप नेशन स्टेट बना सके। मतलब किसी भी नेशन को हमेशा आप मानिए, नेशन एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के लिए लोग क्या है, ईंटें हैं, लेकिन इन ईंटों को जोड़ने के लिए चाहिए एक गारा, एक सीमेंट चाहिए। वो सीमेंट कैसे हो, जैसे जिससे वो ईंटें लगा लगा के बीच में वो सीमेंट घुसा घुसा के हम क्या बना, सबको बिल्डिंग बना दे। तो कैसे बनेगा एक नेशन, तो कोई एक चीज चाहिए थी। तो अहमद शाह अब्दाली ने इस्लाम को आधार बनाया कि हम इस्लाम को आधार बनाकर, आप भी देखो, हम भले ही कुछ भी अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग हमारी पहचान है, लेकिन हमारे मूल में तो क्या है, इस्लाम है। तो इस्लाम को आधार बनाकर उन्होंने नेशन स्टेट बनाने का प्रयास किया। लेकिन बड़ी चालाकी से उन्होंने क्या किया कि पश्तूनों की जो आबादी, जो सघन आबादी इधर थी आपका पाकिस्तान बॉर्डर पर, उसको धीरे धीरे फैलाना शुरू किया। और यही काम फिर आगे रहमान ने किया, अब्दुल रहमान ने, कि जो पश्तूनों को क्या करो, पूरे बॉर्डर बसा दो, ताकि बाहर से कभी भी कोई इन्वॉल्वमेंट हो, बाहर से कोई भी अटैक हो, या बाहर से कोई भी अफगानिस्तान के अंदर सत्ता पे कंट्रोल करने का प्रयास करें, तो क्या हो, पश्तून उसको क्या करे, रोके। और हमेशा पश्तूनों का कंट्रोल कहां पर रहे, अफगानिस्तान के अंदर रहे। क्लियर दोस्तों। नहीं तो क्या था कि जब इस कम्युनिटी के बारे में कहा जाता है कि दे आर द वॉरियर, पीस नहीं बल्कि मतलब क्या ना, फ्रीडम लविंग पीपल कहा जाता है अफगानियों को, लड़ाके हैं। क्योंकि लगातार आप देखो, मैं कह रहा हूं कि प्राचीन काल से ही जब भी भारत पर अटैक हुए, तो हमेशा अटैक यहां पर हुए हैं। तो लड़ते रहे हमेशा, कई कई सालों तक लड़ते रहे। जब ये फेल हो गए लड़ते लड़ते, तब लोग आगे बढ़े, तब ये भारत के मेनलैंड पर आए। पाकिस्तान तो आज की बात है, लेकिन पाकिस्तान तो लाहौर इधर आए, दिल्ली तक पहुंचे। जब ये फेल हो गए, तब वो इधर की ओर बढ़े। तो लड़ते रहे, कई कई सालों तक लड़ते रहे। उसी क्रम में इन्होंने इस्लाम कबूल किया। लेकिन माना जाता है कि इस्लाम इतना बड़ा मैटर नहीं करता था, इनके लिए मैटर करता था क्या, धर्म की बजाय अपनी एथनिक आइडेंटिटी,
यानी कि हम पश्तून हैं, हम ताजिक हैं, हम उज्बेक हैं, हम हजारा हैं। लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने इनको नेशन बनाने के लिए उस आइडेंटिटी को दबाने का प्रयास कहा, ऊपर से कहा कि हम लोग क्या इस्लाम हैं, लेकिन अंदरूनी रूप से पश्तूनों को बसाया। ठीक है दोस्तों, तो ये एक सामाजिक संरचना, और यही सामाजिक संरचना क्या करती है, वहां की पूरी फॉरेन पॉलिसी को क्या करती है, तय करती है। और दोस्तों वहां पे आपको देखने को मिलेगा जिरगा। अब ये जिरगा क्या है, एक पंचायत की तरह से वहां पर है, और एक आप नाम बार बार सुनेंगे अगर आप थोड़ा न्यूज में अफगानिस्तान में अगर इंटरेस्ट लेंगे, तो एक पश्तूना वाली ये आज नहीं कल, क्योंकि मुझे पता चला है कि आज आपकी मूवी वो क्या सॉरी टेस्ट है आपका, तो आज इतना रखते हैं, कल फिर हम लोग उसको आगे चर्चा करेंगे। मैं आगे कल पश्तूना वाली आपको बताऊंगा, जरूरी है जानना, और फिर इसको जानकर हम लोग भारत और अफगानिस्तान के संबंधों की बात करेंगे। तो मुझे लगता है अच्छा लगा होगा, समझ में आई होंगी चीजें, ठीक है ना। आज इतना रखते हैं, फिर कल हम लोग इसको आगे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।